अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और मुझे कहते हैं सुहाग अफजल। मेरी तरह मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है $100 स्माइल के साथ। मेरी तरह आप भी मौजूद है मेरे साथ, लेकिन इनके साथ कौन है हमेशा की तरह? हरमीत सिंह। इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं फौरन लाहौर से, हमारा बिल्कुल हमारा। मैं भी कुछ विजुअल देख रहा था इस्लामाबाद के कुछ दोस्तों के, उन्होंने लगाए हुए थे, वो गए हुए थे और वहाँ काफी सर्दी उनको महसूस हो रही थी। कराची से गए हुए थे, उनको ज्यादा लग रही थी सर्दी। सर उनको तो लगनी बनती भी है, लेकिन आपको पता है मेरा प्लान है इंशाल्लाह वीकेंड पे जाने का। अच्छा चलो जी, हरमीत आप यहाँ आ रहे हो, ये वहाँ जा रही है। हेलो हरमीत, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रूसफ आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पे मौसम काफी ये है कि बड़े मजे का मौसम है। एक तो धूप में बैठने का बड़ा मजा आता है, फिर 10 बजे की चाय अगर आप धूप में बैठ के पिए तो उसका अलग मजा है, लेकिन हम तो स्टूडियो में पी के गुजारा कर लेते हैं। बट ये है कि वैसे भी सियासी हलचल भी बहुत ज्यादा हो गई है। कल आप जब से इमरान खान साहब ने दाव लगाया तो उसके बाद ये हालात हैं कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है और अब कोशिश की जा रही है कि कौन सा रास्ता जो है वो निकाला जाए, कानूनी रास्ता या कोई गवर्नर राज या दीगर। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑप्शन हर जगह पे बंद ही नजर आते हैं। एक ही ऑप्शन है, वहां पे हाथ जोड़ के ही बेनती करनी होगी और उसके बाद शायद गुजरात के जो चौधरी हैं वो अगर बात मान ले तब कोई मामला बन सकते हैं, लेकिन वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि मामला बनने वाले नहीं है। अगले हफ्ते इमरान खान साहब ने एड्रेस करना है तमाम जो उनके मेंबर्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हों, चाहे पंजाब असेंबली के हों, सिंध से हों या बलूचिस्तान से हों, और जो मरकजी उनकी उससे भी उन्होंने खिताब करना है और मशवरा उस वक्त तक वो मुकम्मल कर चुके होंगे। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लेके उनको डेट अनाउंस करना है। हरमीत, बात असल में ये, आज हमने इस पर एक सेगमेंट भी करना है कि इस वक्त अगर हुकूमत बदलती है, अबूरी हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ बड़ी देरी से बढ़ रहा है उसके ख़तरात और ज़रा बढ़ जाएंगे। ये हुकूमत जो है ये कहीं ना कहीं से मांग तांग के गुजारा कर रही है और डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश कर रही है। मईशत को बड़ा धचका लगने का डर है और ये बात कोई अगर इमरान खान साहब को समझा सके तो कमाल ही हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब की समझ में बात आने वाली है नहीं। उनको सब एक चीज हमने देखा है कि ये भी हम नहीं कहते हैं, वो भी एक आईने तरीका था जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी और इन्होंने जिस तरीके से हलचल मचाई थी। ये भी आराम से नहीं बैठे थे, ये भी कभी जो है कश्मीर का जो रोड है, श्रीनगर हाईवे है या डी चौक या ये इलाके इन्होंने भी बंद कर रखे होते थे और इमरान खान साहब को इन्होंने भी हुकूमत उसी तरह करने नहीं दिया। फिर आपको याद होगा जब वो हुकूमत थी तब आपको याद है कि $125 जो था वो बैरल ऑयल का था आलमी मार्केट में, तब जाके हमें मिलता था 150 रुपए फी लीटर। तब जाके किस किस्म की चीजें होती थी वो आपको भी याद है। ग्रोथ रेट उस वक्त तकरीबन 6% की थी, तब भी आपको याद है, अब 0 पे चली गई। ये सिचुएशन इन्होंने, जाहिर बात है बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े वादे किए जा रहे थे कि वो ना अहल है ना लायक है, हम आके बहुत कुछ संभाल लेंगे। लेकिन जब से ये संभाले हुए हैं, जब से ये आए हुए हैं, 8 महीने में कचूमर ही निकल गया है इस मुल्क का। इस किस्म की के हालात हैं कि 5% से जो डिफॉल्ट था वो 92% पे चला गया है। तो ये तो अहल है ना, लायक हैं, अब इनसे आप और गिला क्या कर सकते। ऐसे में अगर इन्होंने चैलेंज, ये सिचुएशन, अगर सियासतदान, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये बैठ जाएं और एक ऐसी मामला तय करें जो हिंदुस्तान में तय हुई थी कि भाई मईशत को हमने चलता करना है, हमने इसको चलाना है, कंट्री मुल्क को चलाना है। ये नहीं कि एक हुकूमत आ जाती तो दूसरे को जो है एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए हम रोडों पे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे ये हैं। तो अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी इनका फोकस पॉइंट जो है ना हरमीत, फोकस पॉइंट अभी भी सर कतई तौर पर ये नहीं कि मईशत को संभाला कैसे देना है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जाते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और परवेज़ इलाही साहब इस पर ये बयान देते हैं कि आप नंबर गेम ही पूरी नहीं कर सकते, या आपका ख्वाब ही है गवर्नर राज होगा, या फिर अगर आपके मुताबिक कुछ चीज़ें होंगी। हर कोई सर नंबर गेम में लगा हुआ है। मईशत की जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जिस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिस सेगमेंट की अब्दुल रऊफ साहब बात कर रहे हैं, उस पर हमने बारहा इस चीज़ को डिस्कस करना है। क्या कहीं भी आपकी प्रायोरिटी में कहीं भी ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि इस वक्त मईशत बुरी तरह तबाह हो चुकी है, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग एवरीवन जो कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को चला रहे हैं? हमारा फोकस पॉइंट ही सर वो नहीं है। खैर, आज हमने तफसीली इसके ऊपर बात करनी है। हम चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ पहले, और 2-3 चीज़ें और हैं। कल 1 दिसंबर होगी और कल से टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान 17 बरस के बाद इंग्लैंड की टीम आई है पाकिस्तान
और एक अच्छा जेस्चर ये हुआ कि बेन स्टोक्स ने, हमने पहले भी बात की थी, बेन स्टोक्स जो कैप्टन हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी मैच फी सैलाब ज़दगान के लिए दे देंगे। सैलाब ज़दगान के हवाले से उनको काफ़ी एहसास है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में ऐसा महसूस होता है जैसे भूले हुए हैं, हम भूलते चले जा रहे हैं उन लोगों को जो सड़कों के किनारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत कम चैनल या प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं मिजरी को, पेन को, उनके जो सैलाब ज़दगान हैं। वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। सिंध में ख़ास तौर पे बहुत से इलाके जो है ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। बच्चों की बीमारियां जी। और सर फिर आप देखिए, बच्चों की बीमारियों की हम बात करते हैं, सर्दियों की हम बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सूरत हाल फिर उस तरफ जा रही है। सर सर्दी आ रही है, बर्फबारी होगी, उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा वहाँ पर सख्त हो गया है, फिर वो बर्फबारी के बाद आपको पता है ग्लेशियर पिघलेंगे, तो वही दोबारा से सैलाब का खतरा या मौसमियाती तगय्युरात का खतरा उस तरह से ही मंडला रहा है। हम उस चीज़ को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन सर आपने जो कहा, कल हमने इस पर पूरा सेगमेंट किया था, हरमीत आपको याद होगा, इंग्लिश जो कैप्टन है उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा जितनी भी फ़ी होगी वो सारी मैं सैलाब ज़दगान को डोनेट करके जाऊँगा, और वो इसलिए समझते हैं कि मुझे क्रिकेट ने जितना कुछ भी दिया है मैं उतना तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे एंड से जो हो सकता है वो मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल ठीक है, हमने बहरहाल कोशिश करेंगे। हम हमेशा बात करते रहते हैं सैलाब ज़दगान की। बलूचिस्तान में तो कुछ हालत इस वजह से ये हो गया कि पानी उतर गया, लेकिन वहाँ भी जो तबाहकारी है अभी तक लोग उसके बहाल नहीं किए जा सके। सिंध में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त, और सिंध के लोगों को मदद की ज़रूरत है। अभी भी रिक्वेस्ट उनकी यही है, तमाम जो NGOs वहाँ पे काम कर रही हैं वो यही रिक्वेस्ट करती हैं बार बार कि अब लोगों को सर्दियों के कपड़े, सर्दियों की रज़ाइयाँ, कंबल, इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत है। दवाइयाँ भी बहुत कम शॉर्टेज है। लोगों ने वादे जो किए उस तरीके से। जी हरमीत, कुछ कहने लगे हो आप? रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में चलो पहाड़ी इलाका है, पानी चला गया, लेकिन सिंध हुकूमत की जब बात की जाती है और वहाँ पे जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें काम करती हैं, फिर जो व्लॉगर, क्योंकि मीडिया में बहुत कम ही चैनल होंगे जो इस किस्म की चीज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखें कि मुख्तलिफ व्लॉगर जो पहुँचे हुए हैं और वो जो चीज़ें दिखाते हैं यकीनन दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं। बच्चों की तादाद बीमारी जो है वो बड़ी तेज़ी से उनको अपनी लपेट में ले रही है। फिर हम देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो उसी तरह एक्टिव नहीं है ना। उन्होंने वो दावे तो वज़ीर इत्तलात उनके जो हैं वो बड़े आके कर लेते हैं टेलीविज़न पे बैठ के, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है, मुख्तलिफ है। एक तो मेडिसिन की कमी है, फिर सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि एक तो कल मैं देख रहा था कि उनके पास आटा भी नहीं था कि वो रोटी अपने लिए बनाए और एक वक्त की रूखी सूखी रोटी खा के गुजारा कर ले। इस किस्म के हालात हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत को भी थोड़ा सा कोशिश करनी होगी कि सियासत ज़रदारी साहब अगर सिंध को छोड़ के पंजाब में आके डेरे डालते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि अपना जो इलाका है उस पर भी ध्यान दें। हाँ, हम मान लेते हैं कि वहाँ पर वडेरा सिस्टम है और वडेरों को जितवाना, उनको जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन गरीब आदमी जो है वो मजीद पिसता चला जा रहा है और किसी को ये ख्याल नहीं है, किसी को ये सोच नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह वडेरों ने उन लोगों को रखा हुआ है, जिस तरीके से रखा हुआ है, तो उनके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि गरीब मरता है तो मर जाए, बाहर में जाए, वो अपनी उन्होंने जिंदगी गुजारनी है। तो इस किस्म की सिचुएशन है जो वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है। इतनी मुझे तकलीफ होती है ना सब कुछ सुन के, दिल करता है कि जाके उनको झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए खुदारा इस चीज का ख्याल करें कि आपके पास इक़्तिदार, पावर या फिर उसके बाद पैसा है तो उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। पता नहीं इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करता कि सैलाब ज़दगान जो कितनी बुरी हालत में है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कितनी बुरी हालत में है, बस इक़्तिदार चाहिए और उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं सारे। बस अल्लाह ही पूछे सर इनको हमने क्या ही प्रोग्राम करना है इस पे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना। खैर जी, हम अपने रन डाउन की तरफ चलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली रन डाउन की तरफ चलते हैं अपने। आज हमने क्या क्या करना है? टिपिकल रन डाउन की तरफ चलते हैं। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे का डेली डोज आपको देंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज को डिस्कस कर लेते हैं। टॉप स्टोरी में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको ये बताएंगे कि आज आपको पता है इमरान खान साहब ने 26 नवंबर का टाइम तो दिया, लेकिन उसके बाद एक इजलास कॉल की है और पूरी क़यादत से, जैसे अब्दुर्रऊफ साहब ने बताया कि वो कल इंटरेक्शन करेंगे और मेरे ख्याल से वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और मुशावरत के बाद फिर एक अहम ऐलान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि पाकिस्तान और तुर्की की जो सर करेंसी है वो कितनी बुरी तरह इस वक्त बहरान का शिकार हो रही है। जब आई वॉज इन टर्की तो उस वक्त 31 का लीरा था
और अब पाकिस्तान रुपीस जो है उसकी भी आपको पता है कि कितनी बुरी तरह से मुस्तहकम नहीं हो पा रही, उसकी कीमत और वो कम से कम तर होती चली जा रही है। तो ये जो दो ममालिक है इस पर हम एनालिसिस लेंगे अपने सीनियर का, और माहिर मायशत हमारे साथ होंगे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सर सुपरस्टिशियस होना जो कि हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है, काली बिल्ली ना आगे से गुजर जाए और सुबह सुबह कोई बदशुगनी ना हो जाए, तवहम परस्ती जिसे कहते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी लोग तवहम के लिए कहीं जाके धागे बांध रहे होते हैं, कहीं उल्टी कलाबाजियां लगा रहे होते हैं मज़ारों पे जाके, कपड़े नहीं धोने। हाँ बिल्कुल, मंगल के दिन कोई काम नहीं करना। अच्छा, गांव में ये चीजें बड़ी होती हैं कि झाड़ू नहीं फेरना है, अगर आप किसी बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो वो भी इंतजार किया जाता है कि जब तक 2-3 घंटे नहीं गुजरते। तो इस किस्म की चीजें बड़ी आम होती है, नाखून यहाँ पे नहीं काटने, वहां पे काटने हैं। हाँ, काली बिल्ली गाड़ी के सामने से गुजर जाए तो रास्ता बदलने इस तरह की बातें भी, और बहुत सी बड़ी बड़ी भी है तमाम परस्ती। इस तरह की तमाम परस्ती के जो अलकाबात ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको हम सारे शेयर करेंगे और क्यों इससे जान छुड़ाना हमारे लिए जरूरी है। इस्लाम में इसका कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर एक उमैर हैं, खत्ताती करते हैं, इस्लाम में खत्ताती करते हैं, बड़ी खूबसूरत सी, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी इस आर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। इसके अलावा सर बच्चों के लिए आपको पता है खन्नाक की बात की जा रही है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अब तक पाकिस्तान में बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ये बीमारी है क्या, शुरू कहाँ से होती है, ड्राइव कैसे होती है, इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है, इलाज मुआवजा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ किस किस तरह से किया जा रहा है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी टॉप स्टोरीज। अब चलते हैं डेली डोज की तरफ। पहली डेली सर, आज मैंने वैसे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ऑलरेडी मैंने कर लिया, लेकिन पहली खबर भी गुस्सा करने वाली है भारत से खबर है। और कल गालिबन हमने खबर दी थी कि एक उस्ताद ने अपने उस्ताद होने का तकद्दुस भी जो है वो नहीं रखा और भरी क्लास में अपने स्टूडेंट से कह दिया कि तुम दहशतगर्द हो, चूंकि वो स्टूडेंट एक मुसलमान था। ये हमने कल खबर दी थी। लेकिन आज इससे जुड़ी एक खबर है, मोदी सरकार ने मदरसों के तलबा को जो स्कॉलरशिप दी थी या उसको मिल रही थी बच्चों को, वो स्कॉलरशिप अब सर ख़त्म कर दी गई है। 16,558 तलबा ऐसे हैं मदरसों के बच्चे जिनके स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए, और ये स्कॉलरशिप थे भी बहुत ही कम, 1,000 रुपये माहाना मिला करता था इन बच्चों को। तो ये एक और जुनूनियत की मिसाल है कि अपने आप अगर मंदिरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो स्कॉलरशिप मिल रहे हों, लेकिन इसी तरह से गिरजों में पढ़ने वाले बच्चों के भी बंद हो जाएंगे या हो चुके होंगे। हरमीत और कम्युनिटीज़ के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके तहत ये है कि मदरसों के बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए। और हरमीत आपको पता है इससे पहले उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ जो मैं गुज़िश्ता 2 महीने से हिंदुस्तानी चैनल देख रहा था, उसमें सबसे पहले एक मुहिम चली कि मदरसों को बंद करना चाहिए, बंद होते हैं तो इसका क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसी तरह के सवालात जो है वो जाके जो आम इंडियन थे और ख़ासकर उन लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में एक तरीक़ाकार क्या है कि जो उनके हक़ में बात करते तो उसको एडिट करके वही चीज़ लगा लो, ये चीज़ हम भी करते हैं और उन्होंने भी काम किया। उन्होंने ऐसा किया कि एक मुहिम चलाई भरपूर मदरसों के ख़िलाफ़। उसमें उन्होंने हर शख्स से पूछा तो उन्होंने कहा ये इंतशार फैलाएंगे, ये बड़े होकर दहशतगर्द बढ़ेंगे। इस किस्म की मुहिम जो ही की गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। उसके बाद फिर ये ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन पे काम किया जा रहा है वो है मदरसों को मुकम्मल तौर पर बंद करना। ये उन्होंने ऑप्शन में रखा है, इसलिए मैंने तो सोचा कि आप लोगों के साथ, नाज़रीन के साथ भी शेयर करता जाऊं कि सिचुएशन इस किस्म की है कि अब बर्दाश्त इतनी कम से कम होती चली जा रही है कि अब वहां पे जो मुसलमान है, ख़ास टारगेट, अब स्पेशली टारगेट उनके वही हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से एजुकेशन में, चाहे वो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं या स्कूल में करते हैं, उनको इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो तालीम के मैदान में पीछे ही रहें और वो जो हिंदुस्तान की अपनी कौम है यानी हिंदू हैं वो आगे से आगे निकल जाए। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जगहों में या स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको किस तरह टॉर्चर करना है, या जो बच्चे मदरसे में जाना है, इस किस्म की सिचुएशन। अब उसके लिए एक मुनज़्ज़म फंडिंग होती है और फंड जो है वो हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो पे करती है, और RSS के कारिंदे जो हैं मुख्तलिफ टीचर्स उन्होंने भर्ती किए हैं, और उस टीचर जो है वो जाके जब क्लास में जाते हैं तो किस किस्म का प्रचार उन्होंने करने, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं, और बाकायदा मुहिम के लिए पैसे जो है वो हिंदुस्तानी हुकूमत यानी मोदी सरकार ही पे करती है। मैं बता रहा था आपको, पहले भी ऐसे बात हुई है हमारी कि टाइम एक जो मैगजीन है
इसमें आज से कई साल पहले एक आर्टिकल छाया हुआ था, बड़ा डिटेल आर्टिकल था कि हिंदुस्तान की फ़ज़ा किस तरह से बदल रही है। और उसमें यह था कि यानी बहुत अर्ली स्टेज से टीचर्स को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है कि वो हिंदुत्व के सपोर्टर बने, हिंदुत्व के फ़लसफ़े के प्रचारक बने और वो उसी को फैलाएं और उसके ज़रिए से निचले ग्रास रूट लेवल तक बड़ी तब्दीली लेके आई जाए। ये शिद्दत पसंदी असातिज़ा के ज़रिए फैलाने का मंसूबा बहुत पुराना है। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतना हाईलाइट नहीं किया जितना हाईलाइट किया जाना चाहिए था। तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की चूँकि मईशत बेहतर है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भूल जाती है जिस वक्त बात करती है हिंदुस्तान की, और वो ये नहीं जानती कि अक़लियतों को किस तरह से टारगेट किया जाता है, या जानती भी है तो उस तरफ नज़र नहीं उनकी जाती और वो उसको भुला देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। हिंदुस्तान किसी एक कौम का मुल्क नहीं है, यहाँ बहुत सारी कौमियतें बसती हैं और मुसलमान चूँकि सबसे बड़ी अक़लियत है लिहाजा टारगेट भी उनको सबसे ज़्यादा किया जाता है। और सर जो बात आप दोनों कर रहे हैं वो एक प्री प्लान स्ट्रेटजी है जिसको आहिस्ता आहिस्ता असातिज़ा और मुख्तलिफ सोर्सेज से इंडल्ज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लेटर ऑन जो है सर वो सख्त किस्म के आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने में मिल सकते हैं, लेकिन इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर आपको देते हैं। कुरान पाक और सही बुखारी का कोरियन ज़ुबान में तर्जुमा करने वाले ये जो हैं हमारे पास डॉक्टर हामिद चॉय इनका नाम है और सर 7 साल लगे हैं इनको। इन्होंने पाकिस्तान समेत मतलब कहा जा रहा है कि दुनिया में भी कहीं भी इससे पहले ये काम नहीं हुआ कि अगर आप कुरान पाक की बात की जाए या सही बुखारी की बात की जाए तो उन्होंने कोरियन ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया। इससे पहले सर आई थिंक 90 इस्लामिक बुक्स भी लिख चुके हैं गालिबन। हाँ जी, ये हामिद चोय जो हैं ये मदीना की इस्लामी यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील हैं, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। इन्होंने पूरी हदीस के ऊपर पहले दस्तरस हासिल की, कुरान पाक को पढ़ा वहाँ पे, उसके बाद तर्जमा करने का इन्होंने बेड़ा उठाया। और जैसे सुहा ने बताया कि कई किताबें इस्लाम के ऊपर लिख चुके हैं। इसके बगैर तर्जमा करना बड़ा, यानी जब तक आपकी पूरी महारत ना हो, आपने कंपैरेटिव बहुत से तराजम ना पढ़ रखे हों, आप अरबी ज़बान के बारे में पूरी शुद्ध बुद्ध ना रखते हो, तर्जमा करना मुश्किल काम हो जाता है सर। और बड़ा इस चीज़ का ख्याल भी करना पड़ता है कि आप कुरान पाक का तर्जुमा कर रहे हैं, सही बुखारी को लिख रहे हैं और फिर आप कोरियन ज़ुबान में लिख रहे हैं तो मफ़हूम ना चेंज हो जाए, मतलब ना चेंज हो जाए, अल्फाज ना चेंज हो जाए, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं ऑब्वियसली और उस सब तमाम चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने बताया कि सर उन्होंने 90 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं और वो इस्लामिक बेस्ड किताबें हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो कि बड़ी ज़बरदस्त खबर थी तो हम लोगों ने आप लोगों से शेयर की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। हंटिंग के शौकीन अफराद जो है जिन्हें हम शिकारी कहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पंजाब में अड़ियाल हिरन के शिकार की कीमत $25,000 मुकर्रर की गई है। मतलब उसका परमिट मिलेगा और इसकी बाकायदा ऑक्शन होगी और ऑक्शन जो है वो लाहौर में ही होगी और परमिट मिलने के बाद सर 15 दिसंबर से ऑनवर्ड आप ये हंटिंग जो है वो कर सकते हैं। पिछले साल भी उड़ियाल की जो ट्रॉफी हंटिंग है इसके बारे में नीलामी हुई थी और 18,000 अमेरिकी डॉलर्स रखे गए थे जो इनको मिले थे। तो ये ट्रॉफी हंटिंग जो है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस वक्त ये इस तरह से उड़ियाल की या नॉर्दर्न एरियाज में और ब्लू शीप की या कोई और जानवर जो हैं उनकी जिस वक्त ट्रॉफी हंटिंग की जाती है तो वो जो चंद मैच्योर जानवर होते हैं सिर्फ उनकी की जाती है। पूरे सीजन में 5 या 6 या 10 जानवरों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी जाती और वो जो पैसे आते हैं वो फिर रिहेबिलिटेशन के लिए इन्हीं जानवरों के खर्च किए जाते हैं, यानी कम्युनिटीज़ को दिए जाते हैं, इनकी जो जंगल है उसको ज़्यादा बेहतर किया जाता है। तो है कंट्रोवर्शियल, मतलब ये कि इसके बारे में WWF या कई और जो तंजीमें हैं वो आवाज़ भी उठाती हैं बाज़ औक़ात कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी हरमीत कुछ कहने लगे हो? बिल्कुल रोज़ा कंट्रोवर्शियल है भी, मैं भी अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं भी इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जवाब तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि हम वो जो उम्र में ज़्यादा या मैच्योर्ड हो जाते हैं उन्हीं को शिकार किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें रूह साहब, एक तरफ ये चीज़ें सारी बड़ी नायाब होती चली जा रही हैं,
फिर अगर ये दावा किया जाता है कि हम फंडिंग करते हैं फला इनके काम की, इनके सहूलियात के लिए बहुत सारी फंडिंग होती है, हकीकत बात यह है कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं और जिस किस्म की चीज़ें इनको दी जाती हैं, जिस किस्म की इनकी देखभाल की जाती है, उस पर भी आपके जो है वो उस पर भी हमारे पास फिर अल्फाज नहीं होते हैं। और बल्कि मैंने कई इस पर रिपोर्टिंग भी की है, यहाँ पे जिस किस्म के मुख्तलिफ ज़ू बने हैं या मुख्तलिफ जानवर इन्होंने रखे होते थे, या उसके लिए जिस किस्म की टीमें आती थी और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किस किस्म की देखभाल करते हैं, उस पर सब चीज़ें जो है हमारे सामने थी। लेकिन ये है कि अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत एक जवाज़ बना के चीज़ें दे देती है, पेश कर देती है, और फिर एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये खूबसूरती है, कुदरत की खूबसूरती है अगर हम देखें रब की तरफ से, और ये अगर होती है तो दुनिया ही खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं, चाहे वो सिंध में हम देखते हैं तो मुख्तलिफ शिकार जो है उसकी इजाज़त दी जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो जो गैर कानूनी तौर पर शिकारी है उनका हौसला भी बढ़ जाता है। जी, लेकिन चित्राल मारखोर जो है उसका भी ट्रॉफी हंटिंग के लिए मतलब वो उसको पेश किया जाता है, तो बहरहाल बाहर के लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। $25,000 रकम भी बहुत ज़्यादा है जहाँ से शुरू किया जाए। तो अब मुझे नहीं मालूम इस साल कितने ज़रा हंटर आएंगे, लेकिन इसके साथ एक और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और वो है इलीगल हंटिंग का। यस सर, गैर कानूनी तौर पे लोग जो हंटिंग करते हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली अपने इदारे महकमा जंगलात वगैरह के माहिरीन जो हैं या एक्सपर्ट जो या ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इलीगल हंटिंग करवाते हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद बात कोई कार्रवाई नहीं होती तो है। इसके बारे में कैंपेन चलाने की प्रॉपर ज़रूरत है, और यह है कि इलीगल हंटिंग भी मना हो। ये जो बहरहाल एक है जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसके बारे में सर इसके लिए चलिए प्रॉपर प्रोसीजर है। ऑब्वियसली हम इसको बात कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा लोग इसकी फेवर में नहीं है, लेकिन परमिट के टाइम पे यू हैव टू पे लाइक $5,000, उसके बाद फिर हंटिंग के लिए 25 और एक परमिट मिलता है, उसकी ऑक्शन होती है, प्रॉपर प्रोसीजर है। तो उसको किस तरह से लोग लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एट द सेम प्लेस अगर बहुत सारे लोग फेवर में नहीं है तो बहुत सारे लोग इसके शौकीन भी है जो कि परमिट के थ्रू ये काम करना चाहते हैं, तो वो तो काफ़ी इस जेस्चर से खुश हो जाते हैं कि चलो जी हम हंटिंग करेंगे और लीगली करेंगे और विद द परमिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंकल टोनी से मुलाकात कराते हैं सबकी। अंकल टोनी पेशावर के अंकल टोनी से मुलाकात कराते हैं, और अंकल टोनी को अंकल टोनी कहना शुरू किया था मैडम नूरजहान ने। और ये 75 साल, वैसे तो भी 80 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, लेकिन 85 साल उम्र है, लेकिन 75 साल से कर रहे हैं वो ये फोटोग्राफी। और ऐसी ऐसी तस्वीरें खींची और सबसे यादगार तरीन तस्वीर सर कहते हैं पहली तस्वीर मैंने लेडी डियाना की खींची थी, और कब, जब वो अपने खावंद के साथ पेशावर का दौरा करने के लिए आई थी, यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात हो रही है। जब वो आए थे यहाँ पर विजिट करने के लिए और उनके साथ थी पूरी टीम, और हमने वो बहुत सारी पिक्चर्स देखी भी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि यादगार तरीन मेरी पिक्चर वो है, और वो क्लिक की थी मैंने उस वक्त जब वो पेशावर का दौरा करने आई थी। बड़ी कमाल मतलब बात है। हालांकि जिस तरीके से ये फोटोग्राफी करते हैं वो अब तरीका माजी का हिस्सा हो गया है। वो कैमरा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब इस्तेमाल नहीं होता। फिल्म जो है जो वो इस्तेमाल करते हैं वो डेवलप होने के अब चांसेस कम होते हैं। डिजिटल कैमरा आ गया, डिजिटल कैमरे के साथ हर फोन के अंदर मोबाइल आ गया, मोबाइल आ गया, सब कुछ मोबाइल से करें, मोबाइल के अंदर मतलब प्रिंट नहीं किया जाता तस्वीरों को। लेकिन बादल पुराने अंदाज की जो तस्वीरें हैं वो अब तक बड़ी नायाब है, बड़ी नायाब है। इनको देख के महल में मेरा भी जी चाहता है कि ये पेशावर से इनका ताल्लुक है, कि कभी मौका मिले तो इनको अंकल टोनी से मुलाकात हरमीत को जाना चाहिए फौरी तौर पर। हरमीत मतलब आपको कुछ भी नहीं तो उनकी कलेक्शन जाके देखें, कलेक्शन कितनी प्यारी है उनके पास, जो जो फोटोज होंगी ना। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कभी वो 28 उसमें फोटोज होते थे, एक रील होती थी और उसको बाकायदा और वो फोटोग्राफी उन्होंने जारी रखी हुई है। और हमने एक देखा है कि रोसा और सोहा के बहुत सारे लोग जो हैं कुछ पुरानी चीजों के साथ वो जुड़े होते हैं और उसी चीज से आगे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं भाई ये मजा इसका अलग है। तो अंकल टोनी भी उनमें से हैं और उनकी जो तस्वीर हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, जबरदस्त किस्म की और यादगार हैं, और यादगारी तौर पर उन्होंने चीजों को संभाला भी बड़े तरीके से। और अगर हम देखें ऐसे मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर इन इलाकों में देखे हैं जिनके पास कमाल की जो तस्वीर होती हैं उन्होंने पास रखी होती है, सेव की होती है। तो फिर जाके देखना चाहिए। लाहौर में ज़ैदीस एक ऐसी जगह है जिनके पास अगर जाएं तो
इतने Collection. खजाने हैं उनके पास, इतनी कलेक्शन है जिसकी कोई बात नहीं। और उन पे एक वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी भी हुई बनाई है। थी सर, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री, 2 बच्चे थे एनसीए के, हाँ। मेरे से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सिर्फ उनकी लाइफ पे, उनके तरीके कार पे, कि उन्होंने किस तरह से फोटोग्राफी लाइफ गुजारी है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो भी देखने वाली है, वो भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक जाएं है। एंड वॉच इट। अगली खबर हमारे पास है थाईलैंड से। हाय क्या खबर है सर, इंसानों अच्छा। का मेला लगता नहीं यहाँ पे, वहाँ पे बंदरों का मेला लगा दिया इन्होंने। थाईलैंड से आपको खबर देते हैं डेली डोज में कि यहाँ पे हम बंदरों सियासी मेले लगा लेते हैं ना। हाँ, ये बंदरों का मेला हर साल 27 नवंबर को लगाया जाता है और वहाँ पे लोग बड़ा खुश होते हैं। और इसका फोकस पॉइंट जो है, उफ अल्लाह सर कितने सारे एक साथ आ गए हैं। अच्छा, फोकस पॉइंट उनका क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि जो बंदर है ना, वो सियाहत को फरोग देने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हरमीत, आप नॉर्दर्न एरिया जाए, नथिया गली जाए, तो आपको हर गली मतलब कोने पे, गली तो नहीं खैर, हर सड़क के कोने पे आपको जब ये बंदर नजर आते हैं तो आप बड़ा म्यूज होते हैं उनको देख के ना, बच्चे बड़ा खुश मस्ती होते करते हैं। नजर आते हैं। यस, तो ये दावती मेला रखा गया था बंदरों का सर। ऐसे फेस्टिवल मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं या होते होंगे ज़रूर, जहाँ पे बंदर को हनुमान जी समझा जाता है Yes, sir. और बंदर को कोई कंकर नहीं मार सकता, Yes. कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई ज़र्ब नहीं लगा सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मुकद्दस उनके यहाँ वहाँ पे है। बिल्कुल समझा और वो जाता है। इस हवाले से मतलब बड़ा पूछते हैं ख्याल रखते बाकायदा हैं। वो इनको, और बड़ा ख्याल तो थाईलैंड रखते में हैं। भी मतलब इसी तरह की चीज़ हुई है। लेकिन सर उन्होंने मेला इस तरह से बनाया, उनके खाने के लिए चीजें रखी, खाने के साथ साथ उन्होंने बाकायदा उसकी मूर्तें बना के रखी बंदरों की, और उन्हें कहा कि भी आप हमारी सियाहत को फरोग देते हैं, इसलिए हम आपकी दावत करते हैं और आपको खाना शाना खिलाते हैं। खैर अच्छी बात है। ठीक है, हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अगले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील होने के बारे में ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में पार्लिमानी पार्टी का इजलास वो दोबारा तलब करेंगे, तमाम मेंबरान असम्बलीज़ के जो हैं उनसे खिताब करेंगे और फिर इस बारे में ऐलान किया जाएगा। पंजाब असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि नून लीग पूरी कोशिश कर रही है, उसके मेंबरान ने इस्तीफ़े जमा करा दिए अपने और वो साइन कर रहे हैं। इसकी कोई सूरत हो सकती है पंजाब असम्बली बच जाए या नहीं बच जाए। बाकी जगहों पे जो इस्तीफ़े दिए जाएंगे या असम्बलियाँ ख़त्म की जाएंगी, उसके मुज़मरात क्या होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। तो ये बताओ कि क्या नून लीग कामयाब होती लगती है असेंबली बचाने में या इमरान खान जो डटे में है कि वो इससे कम पे वो मानेंगे नहीं असम्बलियाँ तोड़ के, और अगर ये असम्बलियाँ टूटती हैं तो क्या जो बहुत से नून लीग के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे, इसका जो असर है वो नहीं पड़ेगा कौमी असम्बली के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है, पेचीदियाँ किस तरह की चल रही हैं और क्या रुख तो नजर आ रहा है? देखिए रऊफ साहब, कौन क्या करता है वो तो अलग बात है, लेकिन सियासत जो है वो इस वक्त चलेगी आइन के ही मुताबिक कि आइन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। अब उसमें किसी असेंबली को जो तोड़ने से रोकने के लिए एक तो जाहिर है कि नो कॉन्फिडेंस की मूव है, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अगर जमा करवा दी जाए तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जो इख्तियार है असेंबली को डिसॉल्व करने का, वो जो है वो मुंजमद हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो इसका एक और भी पहलू है, दूसरा आईनी तौर के ऊपर, और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब अगर असेंबली सेशन हो तो वो जो है नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती है। तो इसमें जो है आइन बड़ा वाजे है, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में अगर बजट सेशन हो तो तब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं, अदरवाइज जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में तो इसकी भी ममानियत नहीं है आइन के तहत 136 में। ठीक है। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू जिसके ऊपर ज्यादा भी गौर किया जा रहा है वो ये है कि हमारे आइन के अंदर एक आइन का आर्टिकल है 234 जो कि इमरजेंसी से मुतालिक है। अब उसके ऊपर भी गौर हो रहा है, और वो ये है कि अगर कोई सूबे की हुकूमत आइन के तहत ना चलाई जा रही हो तो नेशनल असेंबली से और सेनेट से अलग अलग रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं जिसके तहत ये इमरजेंसी लगती है, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है वो सीज हो जाता है और नेशनल असेंबली जो है वो उसके इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और वो कौमी असेंबली ही
सूबाई असम्बली को चलाती है। तो इस तरह से भी जो है अब उसकी कोई मुद्दत नहीं है, वो 6 माह चलता है या कितना चलता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर बड़े तफसील से गौर किया जा रहा है, और जाहिर है कि ये भी तजावीज़ हैं और ये भी गौर है कि एक के बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो जहां तक इमरान खान साहब का असेंबलीज को तोड़ने का ताल्लुक है, जाहिर है कि इस्तीफों के हवाले से तो फिर मामला कहीं और जाएगा कि उसको एक प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, फिर इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद वो वेकेट होती है, सीट नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो गालिब इम्कान है, अगर फिर दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई हैं, वो आया कंसेंट देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी देखने वाली बात है। हाँ, अलबत्ता जो है वो केपी असेंबली जो है वहां पे उनकी अक्सरियत भी है, वहां के उनका चीफ मिनिस्टर भी है, वो असेंबली भी डिसॉल्व कर सकते हैं, वहां से इस्तीफे देने का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव रऊफ साहब। आप ये देखें कि अगर इन दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती तो उनका कोई फ्यूचर का भी तो प्लान होगा। अब अगर ये कामयाब हो जाते हैं दोनों असेंबलियां तहलील करने में, तो फिर उसके बाद इनके इलेक्शंस होंगे, और नेशनल असेंबली का इलेक्शन 1 साल के बाद होना है। नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं होता, इन 2 असेंबलियों में इलेक्शंस हो जाते हैं। और जो तवक्को लगाकर बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, वो ये है कि उसके बाद वो इन 2 सूबों के अंदर अक्सरियत हो जाएगी उनकी। और जब 9 माह बाद अगर इलेक्शन नेशनल असेंबली के होते हैं, तो उस वक्त 2 सूबों में इनकी हुकूमतें होंगी, जबकि बलोचिस्तान, सिंध और नेशनल असेंबली में यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट्स होगी। तो उसका इलेक्शन के अंदर इनको कितना फायदा हो सकता है, और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये भी एक देखने वाली चीज है। जी हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिंध से भी ये खबर आ रही है कि तमाम तर जो तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, उन्होंने इस्तीफ़े जो है वो जमा करा दिए हैं। ऐसे में अगर 60% के तौर पर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं, यानी 60% जो अरकान है वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं, तो नए इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाती है। फवाद चौधरी साहब का कहना था, अगर वो कहते हैं कि इस ऑप्शन पर गौर नहीं किया जाता तो हमारे पास ऑप्शन अदालत का है। तो अदालत में क्या आपको सर लगता है कि कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं इस सिचुएशन में? नहीं, देखें इसमें किन हवालों से वो अदालत जाना चाहेंगे कि इलेक्शन के लिए अदालत में जाएंगे? अदालत का तो इख्तियार इलेक्शन अनाउंस करना नहीं है, ये तो सिटिंग गवर्नमेंट का आइन के तहत इख्तियार है। और तुम्हें दूसरी बात यह है कि इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो बन रही है। हम माजी में देखें तो असेंबलियां जब तोड़ी गई तो वो बहाल भी हुई हैं जैसे, लेकिन उससे पहले तो वो 58-2 भी था, 58-2 भी खत्म हो चुका हुआ है। तो यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि ऐसे वो कौन से हालात हो सकते हैं जिनमें वजीर आला जो है वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है असेंबली डिसॉल्व करने का। क्या असेंबली, जबकि आइन जो है उसके तहत तो पाकिस्तान के अवाम 5 साल के लिए असेंबली मुंतखब करके देते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ चीफ मिनिस्टर का भी या प्राइम मिनिस्टर का भी ये इख्तियार जरूर है कि वो जब चाहे वो एडवाइस कर सकता है, और वो एडवाइस बाइंडिंग है, और 48 आवर्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है असेंबली आइन के तहत। तो ये एक दिलचस्प जो है वो सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आएगी कि फिर उसके बाद अगर ये कामयाबी होती है तो उस पर वफाक कैसे रिएक्ट करता आया, वो 234 के नीचे जाता है, क्योंकि 48 घंटे हैं कि उसके बाद गवर्नर जो है वो इन चीजों को रोक सकता है 48 घंटे तक। और उन 48 घंटों में क्या नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा। फिर वहां पे झगड़ा होगा कि एडवाइस पहले गई थी या ये रेजोल्यूशन पहले हुआ था। तो उसमें अगर ये रेजोल्यूशन पहले आ जाता है और वो 234 के तहत इमरजेंसी नाफिज करते हैं कि आइन के तहत सूबे को नहीं चलाया जा रहा था, तो वो एक जो है वो सूरत हाल बन सकती है। थैंक यू सो मच सर, सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर एक बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन कोई भी हो वो कानूनी ही है, नंबर गेम का हो या कोई भी एक्सवाइजी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में जो करेंसी का बहरान है, इसके हवाले से तो हम सारे जानते ही हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा हुआ है, ये कितना ज़्यादा है। तुर्की में भी कह रहे हैं करेंसी का बहरान है। लेकिन हम पहले चलते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसके कितने असरात पड़ रहे हैं इकॉनमी के ऊपर,
बचने का क्या तरीक़ेकार है, इससे कैसे निकला जाए। हुसैन जावेद साहब माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन जावेद। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़रा जी बिल्कुल खैरियत से। आप ये बताइए, पाकिस्तान का जो बहरान है इसके बारे में पॉलिटिकल बहरान के असरात बहुत ज़्यादा पड़े में। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आपको लग रहा है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली तो डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट फर्क इस तरह से पड़ता है कि डिफॉल्ट तो हम पे 4 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे। एक्चुअल बात यह है कि क्या हमने लैंडिंग और लायबिलिटीज के अलावा हमने पैसा बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी पैसा बढ़ा नहीं। और एक्सपोर्ट की हालत ये है कि आप चंद गारमेंट्स के ऊपर कुछ आम, जो कि 80% आम आप ज़ाया कर देते हैं, जो एक्सपोर्ट पूरी तरह नहीं होता, चंद चेरीज हैं, फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आप मुझे कोई मेजर एक्सपोर्ट बता दीजिए जो हम करते हैं। चुनांचे हमारी एक्सपोर्ट्स तो है नहीं। इसी तरीके से आपने रिसेंट टाइम में सुना कि 4 से 5 बेस पॉइंट था, अचानक से 93, 94 बेस पॉइंट हुआ। तो एक दिन में तो नहीं हुआ या 4 महीने में नहीं हुआ, ये पिछले की आपकी पूरी जो सिस्टम था उसके अंदर लैग्स हैं। मैं पिछली गवर्नमेंट से भी बात करता चलूं कि अगर आपने IMF के प्रोग्राम को असद उमर ने लेट ना किया होता, फिर उसके बाद उनके साथ जो निगोशिएशन के अंदर प्रॉब्लम्स ना की होती, तो उसके बाद से हम बिल्कुल कहेंगे कि डार साहब ने क्लेम्स बहुत हाई किए थे जो कि नहीं करने चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब टॉल क्लेम्स कर देते हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एड की बेस के ऊपर, यानी इमदाद की बेस पर रकम आ रही है। तो 7 से 8 बिलियन आपके रिजर्व जब हैं, तो उसके बाद जब अगली रकम आती है, फॉर से अगर IMF हमें दोबारा से प्रोग्राम खोल देता है और पैसा हमारे पास आ जाता है, तो आप डिफॉल्ट की हद के ऊपर 1 साल के लिए फिर लिंगर कर जाएंगे, अदरवाइज आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक यानी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये बात करता चलूं कि जो आपकी सुपर पावर्स हैं, जो आपकी ऐसी ताकतें हैं जो इस ताकत को, जो इस पाकिस्तान को चला रही हैं, वो आपको डिफॉल्ट होने नहीं देंगी। जब ये डिफॉल्ट होने लगता है, कोई ना कोई इसे संभाल के इतनी एड जरूर दे देता है कि आप द टचेस और द एजेस ऑफ द डिफॉल्ट से आप दोबारा से पीछे हो जाते हैं। सो चुनाचे डिवैल्यूएशन ऑफ मनी की हालत ये है कि आपका जो रियल एक्सचेंज रेट, जिसे आप ESSR कहते हैं, तो आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है वो डॉलर हमारा 200 से कम नहीं होना चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 200 पर है। तो अब ये आपकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन कंटिन्यूस होती चली जा रही है। सो डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, हमारे पास एड ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, और जो हमारे ब्रादर ममालिक की तरफ से पैसा आएगा और जो आ जाएगा उसमें आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हम डिफॉल्ट कर गए। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक आपकी जो आम आवाम है उसकी अशिया खुर्दनोश ये वो सारा मिलाकर ये इसके अंदर इतनी ही जितनी आप, मैं इसको ट्रेजेक्ट्री कहता हूं, तो पिछले 4 साल की जो आपकी जमहूरी हुकूमत रही है, इसने भी कोई शानदार कारनामे नहीं किए सवाए नाराबाजी के। और अब है कि सड़कें आपने बंद कर दी, सड़कें आपने सारी की सारी दरम बरम कर दिया, निजाम ये कर दिया, और आपने फिर पूरी दुनिया को पैगाम भेजा कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अदम एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर। मूडीज की रिपोर्ट, बाकी सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ के देख लीजिए, नुमारा प्रेडिक्शंस के नाम से आप देख रहे हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इजिप्ट, रोमानिया, श्रीलंका, तुर्की, चेक रिपब्लिकन, पाकिस्तान, हंगरी, इनके अंदर जो है वो हाई रिस्क ऑफ करेंसी आएगा। तो आपने हाई रिस्क ऑफ करेंसी देख लिया। वी आर लिटिल एज ऑन डिफॉल्ट येट नॉट बीन इन डिफॉल्ट। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे, जब गवर्नमेंट में थे, उन्होंने कोशिश की कि IMF के प्रोग्राम से ना निकला जाए, तो इससे भी ज्यादा, और जो इसहाक डार साहब ने किया यकीनन गलत किया, लेकिन इससे ज्यादा पकड़ना चाहिए। और कौम ये भूल जाती है, उसकी मेमोरी छोटी है। मुसलसल मैं ये कहता हूँ, भाई असद उमर को पकड़ो जिसने 8 साल, हमारी उस वक्त तो ग्रोथ रेट भी ठीक था, उस वक्त उसने 8 महीने तक IMF के अंदर क्यों नहीं जाने दिया। हम IMF के प्रोग्राम से कभी ना निकले जब तक ये इन्फेक्शन का आपका जो
यूं समझ लीजिए जो मेडिसिन है, ये 7 दिन का कोर्स आप मुकम्मल नहीं कर लेंगे तब अगले प्रोग्राम में नहीं जा सकते। सो वी कैन नॉट कम आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम। इसकी रेपरकशंस है, वंस अगर आपका ये हो जाए, उनके सारे हम यानी एशियन डेवलपमेंट बाकी एशियान से बाकी जगहों से पैसे वैसे लेकर हम प्रोजेक्ट्स बना लें, प्रोजेक्ट्स बनाकर पैसा जगह पे लगा लें, तब वो पैसा बनाकर हमारे पास भी कुछ हो और रिटर्न करें तो अच्छा लगता है। तो 1 अरब रुपए तो अभी आपने 5 दिसंबर को देना है। तो इसके अलावा बॉन्ड, आपके सुकूक बॉन्ड वाला आपने सुन लिया, तो सुकूक बॉन्ड के अंदर भी अगर आप बॉन्ड दे भी देते हैं तो आपको मुझे कोई खास इंपैक्ट नजर नहीं आता, अनलेस आपको 6-7 अरब 8 अरब रुपए का फौरी तौर पे कर्जा आपके पास आ जाए। जी हरमीत। डॉक्टर हसनैन, अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल में, जिस तरह परसों की बात है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह जो है वो गिर चुकी थी। कल जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई ना कोई सहारा देने के लिए आ जाता है, कल हमें कुछ सहारा मिला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से, जहां पे $50 करोड़ मिले, तब जाके आज थोड़ी सी बेहतरी पी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें। लेकिन IMF से ये शराइत तो सारे माने जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ों को माना जा रहा है, लेकिन इसको रोका या IMF क्यों राजी नहीं हो रहा है कि ये जो मामला चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम सतह पर 50% तो उसमें तो कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वो प्राइस उसी तरह ही है जो बढ़ाई गई थी। इसकी वजूहात पर थोड़ी सी नजर डालें सर। बहुत अच्छा फोकस सवाल किया। ये मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि लास्ट टाइम भी बरतानिया के अंदर प्राइस जो है वो पेट्रोलियम प्राइस कम हुई, क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई, आपकी प्राइस यहाँ ज्यादा कर दी। अच्छा, जिस टाइम पे प्राइस यहाँ पर पूरी दुनिया में ज्यादा होती है, यहाँ पे आप कम कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब जो मार्जिन ऑफ आपका ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो वो ये 40 दिन बाद इम्पैक्ट आता है। यानी बरतानिया में अगर आज प्राइस ज्यादा है, पूरी दुनिया में प्राइस यूरोप में ज्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में कम आता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट की आप जो समझ लें चालाकी है, वो ये है कि इसमें से भी हम पैसा बनाते तो हम सस्ता तेल जब आ भी रहा होता है तो हम अपनी आवाम को सस्ता तेल डिलीवर नहीं करते, उधर से हम पैसा खा जाते हैं। तो ये तरीकाकार क्या करते हैं, और फिर जब पॉलिटिकल स्टंट हमने लगाना होता है तो हम 12 रुपए कम कर देते हैं, 13 रुपए कम कर देते हैं, 14 रुपए कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी, और इन्होंने ये रिजर्व्स रखे होते हैं इलेक्शंस के करीब या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब आपको मईशत के ऊपर मार पड़ रही हो, तो इस तरह के ये स्टंट्स लेकर आ जाते हैं, जो कि टेक्निकली ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। IMF ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी और आपके बिजली के नर्ख, और आपको जैसे मैंने बताया 1000 अरब रुपए के डिस्कोस पड़ गए। रहू साहब, ये आपकी गोश गुजार करता चलूं कि मैंने बताया था 613 अरब है। तो हमीद, अब यूं इस तरीके से ये तकरीबन 1000 अरब रुपए के जो है वो आपके डिस्कोस हैं। तो ये टोटल तो मैनेजेरियल डिफॉल्ट है। और ये जो PTI हो जाए या जो मर्जी हो जाए, मुझे तो एक जैसी जमातें लगती हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके चेहरे बदलते रहेंगे और आप ये बदलते बदलते चेहरों के साथ इन्हीं की तरह आप देखते रहेंगे और हम आप यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। इन्होंने ना इकोनॉमिस्ट की सुननी है ना किसी बात की सुननी है। आपने देखा होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब दुनिया के अजीम तरीन अब प्रोफेसर बन गए। मुझे ऐसा लगता था मैंने आर्टिकल लिखा है, जब हुकूमत में थे तभी ऐसा आर्टिकल लिख लेते, लेकिन उसके बाद अब देखें कि वो आप बताते हैं कि 1% का इशराफिया और 570 खानदान है जो उन्होंने प्लज करके पाकिस्तान को रखा हुआ है। तो पहले बोलते ना भाई। तो इससे पहले जिस वक्त आप IMF बाहर हाल वो वहां बैठे थे, उन्होंने बेहतर तरीके से कहा। लेकिन इसहाक डार साहब ने को जो तरीकाकार है वो क्या करते हैं कि उनका काम है सिर्फ एडजस्टमेंट करना। जो इसको एडजस्ट करता है ना, प्राइस एडजस्ट कर देना, उनका काम है सिर्फ डॉलर को और स्टॉक मार्केट को एडजस्ट कर देना। नहीं चलेगी इस तरीके से। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी और दबा के बढ़ानी पड़ेगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है आपकी, जो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर रिसाइकलिंग से लेकर कुछ भी तो पाकिस्तान के पास नहीं। आपने देखा होगा, रऊसा को बड़ी अच्छी तरह पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी हमने तुर्की को दी हुई थी। डॉल्फिन की तर्ज के ऊपर हम वहां पे मोटरसाइकिल उठा के ले गए। और मजे की बात यह कि पुलिस वाले जो है, हमें सबसे ज्यादा खतरा रात को जो है वो, मैं अपनी सिक्योरिटी को हमेशा कहता हूँ कि डॉल्फिन वालों से बचा करो, क्योंकि इनका कोई पता नहीं कि क्या करेंगे। तो पाकिस्तान के तो हालात इस तरीके के हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल एडजस्ट जो मैनेजेरियल इश्यूज थे वही हल नहीं हो रहे। इसी तरीके से आप नीलम झेलम तरबेला के अंदर 20 नए बेस जो 20 पॉइंट जो डैम्स बने हैं उनके अंदर आप ये देखें कि जितना आपके पास बिजली आनी थी
उसके सारे के सारे नर्फ जो है वो चेंज कर दिए। तो कोई भी नेशनल ग्रिड के अंदर नहीं आ रहा, और बहरान जो है बिजली का बढ़ता चला जा रहा है। 29 अरब रुपए के ऊपर वो आपको बढ़ गया। वो सिर्फ मैनेजेरियल इशू था। तो पावर का सबसे बड़ा बिजनेस यानी प्रॉब्लम, आपके पास पावर जनरेशन नहीं, बिजली नहीं, बाकी सारी चीजें नहीं। इसका हल आप बार बार पूछते हैं। हल ये है कि खुदा का नाम माने और एक केयर टेकर गवर्नमेंट को, सस्टेनेबल केयर टेकर गवर्नमेंट टिल द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, खुदा का नाम है, टिल द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। खान साहब की तकरीर ने यकीन करें बहुत अच्छा गरमाएंगे, लेकिन उनको वो आ जाए 95% के ऊपर है, वो जरूर तशरीफ लाएं, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उनके पास टीम नहीं है। खान साहब जिंदाबाद होंगे, लेकिन बाकी टीम नहीं है उनके पास। उनके पास हमाद अजहर है जिसके पास, लेकिन सर जो दावा कर रहे थे उनके पास कौन सी काबिलियत है? अगर हम देखें सर, इमरान खान साहब के दौर में ग्रोथ रेट आपको याद होगा कि 6% आपके सामने है, उसके साथ 11% इन्फ्लेशन रेट था। अब आपके सामने है कि भाई 40 से ऊपर चला गया है। तो ये भी तो, ये जो लायक अपने आप को समझते थे और तजुर्बेकार समझते थे, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अवाम दबती चली जा रही सर। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो लाइफ जो थे वो उनका भी बड़ी क्लियर कट बात करने लगा हूं। तो उस वक्त जब जो लेकर आए थे, जिनके खिलाफ खान साहब हो गए, तो ये सारे के सारे जो शौकत तरीन साहब से IMF के जो निगोशिएटेड लोग थे वो लेकर आए थे। सीधी बात बता रहा हूँ, जो निगोशिएशन करने वाले लोग होते हैं वो लेकर आए थे। इससे पहले जो थे हफीज रऊफ साहब को पता होगा, हफीज साहब थे मेरे ख्याल में। जी जी, हफीज पाशा। तो ये दोनों जो थे वो लोग थे जो फौज के पास होते हैं, और फौज की आपकी दुश्मन फौज नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि कम से कम आपको जो बेहतर लोग देते हैं। रजाक दाऊद दे दिए जिसको बिजनेस आता है। सेठ अहमद दाऊद जो थे वो अयूब खान के साथ भी काम करते थे। तो आपकी जमहूरी हुकूमतों के पास अच्छे लोग होते तो क्या जरूरत थी? हमें असद उमर आप उठा के दे देते हैं, तो ही स्टॉल दैट्स ऑल। सो उसके बाद जो है अगर आप जो है वो मईशत का निजाम पूछेंगे तो फिर हमारे पास तो कोई तरीका कार नहीं है, और आपने बाकियों को सुनना नहीं है। एक वो आबिद सुनहरी साहब है, वो खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, वो होगा के ऊपर बात करते हैं सारी की सारी, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी ऑफिस बेयरिंग का प्रॉब्लम ये कि आपका जो हुजम है, जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट है, जो हाथी पाले में अंडर द मिनिस्ट्रीज आपने हाथी पाले में, आप उनको दे क्यों नहीं देते? तो खान साहब का नारा था ना। अच्छा, अब पॉइंट ये कि पहले तो 6% की ग्रोथ नहीं थी, 4.8 की ग्रोथ थी। इसको हम 6%, वो खान साहब का जो दिल करता है वो नंबर। बहुत मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया। मईशत का हाल बुरा ही है, और हसनैन जावेद का जैसे कहना है कि कोई भी आ जाए, नून लीग हो या इन तहरीक इंसाफ हो, को खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात वो बहरहाल कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमें करने नहीं देंगे, कोई ना कोई वेस्टर्न पावर या दोस्त मुल्क ऐसा आ जाएगा जो बचा लेगा। कितनी देर बचाता रहेगा, ये एक अलग सा सवाल, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक जो है वो न्यूज़ की है। खबरें सुन के आप वापस आए, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली कल ऐसा हुआ सर कि मैं ऑफिस आ रही थी तो मेरी गाड़ी के आगे से काली बिल्ली गुजर गई लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, डे वेंट वेल, बल्कि वेरी वेल। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन ये तो मैंने एक सिर्फ लाइफ छोटी सी एग्जांपल दी है। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं सर, बड़े सगीर के बाद से लेके अब तक, हिंदू तो चले गए लेकिन वो सोच और वो तोहम परस्ती की रिवाज है वो आज भी हमारे लोगों में पाई जाती है। लेकिन इस्लाम में इसका किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। तोहम परस्ती कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग कितने सुपरस्टिशियस हो गए हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसको ख़त्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है, दाऊद जी। दाऊद इन्हें कहते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और पहले भी कई दफ़ा हम शो कर चुके हैं, तो आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि कुछ लोग बहुत यकीन करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं बदशगुनी पे, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर से निकल रहे तो पीछे से आवाज़ नहीं देनी और झाड़ू नहीं फेरना, और फिर हमीद एग्जाम्पल दे रहा था कि इस दिन कपड़े नहीं धोने, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, बदशगुनी जो है वो इस्लाम में वैसे ही हराम है, और बदशगुनी के ऊपर जो है लोग जो एक कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए इसको डेवलप किया जाता है। और वैसे भी आपको पता है खौफ बिकता है, जिस माशरे में खौफ बिकता हो वहाँ पे फिर जो है जादूगर और सहर और जिन्नात, इस तरह की चीज़ें आम होती हैं। हालांकि ये
बीइंग मुस्लिम, इस्लाम की अगर हम बात करें, जिन्नात और जादू की हकीकत जो है वो है, उससे जो है हम किनारा कशी नहीं कर सकते। मगर जो मुआशरा इस वक्त तश्कील पा चुका है इन तमाम मामलात को लेकर, जिसमें से तोहम परस्ती और नेगेटिव चीज़ें निकालकर लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और लोगों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो करके उनके मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। ये ठीक नहीं है। और तोहम परस्ती बेसिकली इंसान की जबिल्लत में शामिल है कि उसको पता होना वो चाहता है कि मुझे पता चले कि मेरे साथ क्या होगा, किस तरह के मामलात होंगे या किस तरह की चीज़ें होंगी। इसीलिए इस्लाम ने इसके लिए इस्तिखारा को जो है अहमियत दी है। इस्तिखारा करने से अगर आपका कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला से आप खुद पूछ सकते हैं। और जो इंसान खुद अल्लाह ताला हर इंसान की शहरत से ज़्यादा करीब है, इंसान से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में यह है कि अल्लाह हर इंसान को खबर दे देता है। और इस्तिखारा का जो है मसनून अमल भी जो है हमारे जो कुरान पाक में भी जो है इस्तिखारा की अहमियत है और वैसे भी अहादीस में इस्तिखारा की दुआएं मौजूद हैं जिससे पता किया जा सकता है कि हमारे साथ क्या मामलात होते हैं। मगर हम जो है वो मुख्तलिफ आमलों के पास चले जाते हैं, मुख्तलिफ जादूगरों के पास चले जाते हैं जिनका अपना जो है दीन और ईमान नहीं होता, वो हमारे भी ईमान और दीन को ख़राब कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं, ज़रा रियलिस्टिक अप्रोच है, थोड़ी रियल क्वेश्चन है। देखिए, काला जादू हो या जादू हो या पीर फकीर हो, ये तो बहुत ज़्यादा इन है आजकल, हम देखते हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन, दे आर इनटू ऑल दिस। लेकिन कुरान पाक की अगर बात की जाए या जादू की अगर बात की जाए तो जिक्र तो मौजूद है, मतलब हम उसके इनकारी तो नहीं हो सकते, किया जाता है। लेकिन हमने इस चीज़ को कारोबार बना लिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे लोग चले गए हैं। मतलब हर एक छोटी सी शादी की एग्जांपल देती हूँ, शादी को लेके लोगों को लगता है कि जब तक वो टूना नहीं कराएंगे, दम नहीं कराएंगे, और हम बेचते सो कैसे हैं कि महबूब आपके कदमों में, इस तरह की चीज़ें ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसकी आपको बेसिक रूट कोर्स क्या लगता है? हमारा यकीन बड़ा कम हो गया या इन लोगों का जादू बड़ा ज़्यादा हो गया? देखिए, दोनों चीज़ें माशरे का हिस्सा है। अगर आप जादू की बात करते हैं तो हरूत और मारूत का मामला भी कुरान पाक में मौजूद है। जादू अपनी जगह पे मौजूद है, ये बात नहीं कि आप कह सकते कि इनकारी नहीं है कि जादू नहीं है। और कई लोग जो बात कहते हैं कि जिन्नात होते ही नहीं है, जिन्नात की ऐसे बात है, मगर ये भी बात सूरज जिन की शक्ल में जो है अल्लाह ताला ने बता दिया, जिन्नात भी मौजूद हैं। इसके ऊपर हमारा मुसलमानों का ईमान भी है। मगर ये एक ऐसा तबका मौजूद है जो हमें इस्लाम के ज़रिए ले जाकर अपने जो है जेब भरने की तरफ लेके जाता है। वो उस तबके की जो है ना वो तरदीद होनी चाहिए कि वो जो लोग जो है कुरान का नाम लेते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर लोगों को जो है वो बेराह रवी की तरफ और माशरे की खराबी की तरफ और जादू की तरफ लेके जाते हैं, उस माशरे उस तबके को जो है डायग्नोज करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अमूमन इसमें इन्वॉल्व हैं वो बड़े सिफली अमलियात छोटे इलाकों में ख़ास तौर पे मतलब उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं लोगों को। तो किस तरीके से पहचान की जाए कि कोई अमल करने वाला जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, इसी को पहचान भी तो होनी चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात यह कि जो बंदा सौम और सलात नमाज का पाबंद है और जिसकी ज़िंदगी परहेजगारी के ऊपर दलालत करती है और जो आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस तरह के लोग इस माशरे में मौजूद हैं, तो जो लोग नमाज और कुरान के पाबंद हैं और उसके ऊपर मजबूती के साथ कायम रहते हैं। और दूसरा ये कि मैं ये कहता हूँ कि जिसके पास बैठने से अगर आपका ध्यान और आपका जो है वो वजदान अल्लाह की तरफ चला जाए, वो बंदा सच्चा होता है। ठीक है। ये तो आम सी एक जो है मिसाल है कि आप किसी नेक बंदे के पास बैठें और उसके पास बैठने के बाद आपको महसूस हो कि वाकई अल्लाह ताला की मोहब्बत या अल्लाह ताला का कुर्ब उसके पास बैठने से मिलता है, तो अल्लाह ताला उसके हाथ में शिफा भी रख देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है जो नेक लोगों को मिला होता है, जिससे वो लोगों के मुश्किलें और लोगों के मसाइल का हल कर देते हैं। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद में है। हरमीत, आपने बड़ी एग्जांपल्स दी थी, बड़े सारे ऐसे आम मुहावरे हैं जो हम लोग ज़्यादातर आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब अपनी शख्सियत से किसी को मुतासर नहीं करते हैं, उम्र हमने नौजवानों को देखा होता है कि जब वो इस किस्म के इश्तिहारात देखते हैं कि भाई महबूबा जिस तरह सुहानेगा कि 40 किलोमीटर तक पैदल आपके कदमों में आकर गिर के आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ये चीज़ें भी हम देखते हैं, इस किस्म के इश्तिहारात होते हैं।
ये वजह क्या है? फिर पैसे की बात आती है कि भाई फला काम करोगे तो उसके बाद इतना पैसा आपके आ जाएगा। इस किस्म के इश्तिहारात जो हैं क्या, और इंसान जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से इस तरफ माइल हो रहे हैं, क्या इसकी वजह शॉर्टकट की तरफ है? क्या हम शॉर्टकट ही इख्तियार करना चाहते हैं? यही वजह है कि वो आमिलों की तरफ जाके चले जाते हैं? वो जो बात है, अब मैं हिंदुस्तान पे एक रिपोर्ट मैंने बनाई, हिंदुस्तान में एक तांत्रिक ने खवातीन थी, उनके 26 टुकड़े किए हैं ताकि वो तांत्रिक खुद अमीर हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये कितनी वर्स्ट हो रही है, और क्या ये हम जल्द से जल्द हर काम बड़ी तेजी से करना चाहते हैं और उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं? ये वजूहात हैं क्या? हकीकतन बिल्कुल आपने बिल्कुल इन्होंने सही बात की तरफ जो है तवज्जो दिलाई है। हकीकतन शॉर्टकट ही है, और जो लोग मेहनत से भागते हैं, जो लोग अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं रखते, और जो लोग उस तरीके से अपने किरदार नहीं अदा कर सकते, हसद, बुग़्ज़ और कीना इस चीज़ की बुनियाद होती है। और जब बंदा अपने किसी भी साथी का जो है मुकाबला नहीं कर सकता तो वो फिर किसी न किसी जादूगर का सहारा लेता है, किसी न किसी अमल का सहारा लेता है, या लोग किसी की तरक्की से अगर खाइफ होते हैं तो फिर ये इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये इल्म बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं, इल्म है, और इसका जो लोग करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं और काम होते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। अगर इल्म अगर है तो इसका जो है तोड़ भी है। जिस तरह सूरह फलक और सूरह नास जो है इसके तोड़ में है, आयतुल कुर्सी लोग पढ़ते हैं। बेसिकली अमलियात एक और चीज़ है, जादू एक और चीज़ है। अमलियात जो है वो मसनून दुआओं के साथ, सूरह मुजम्मल के साथ, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी शर शयातीन और अबलीस से हिफाजत के लिए। ये बेसिकली एक अबलीसी निज़ाम है, एक शैतानी निज़ाम है जो कि इंसान के रस्तों में रुकावटें डालता है। और इसकी जो बुनियाद सबसे पहले हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है। ये देखिए, अगर आप किसी से हसद करते हैं, जेलसी का फैक्टर आपको वर्क सर्कल में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ जो है हमारी सोच की अक्कासी करती है। आप अगर ये सोच लेते हैं कि आज का दिन बुरा गुजरेगा और उसकी वजह ये है कि मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि अनयूजुअल है, तो दिन ऐसा गुजरेगा। आपने ये सोच लिया, आप गुमान करते हैं, वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। हम कितना इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, हमने कितना इसको अपने आप पे हावी कर लिया है कि हम इर्द गिर्द के फैक्टर्स को अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पोज कर चुके हैं। देखिए, गुमान की तो बड़ी अहमियत है, और इस्लाम में तो गुमान की और भी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह वालों के गुमान से भी डरो। और गुमान की अगर आप बात करते हैं तो सुबह शाम की मसनून दुआएं इसीलिए हैं कि जब आप दुआएं पढ़ लोगे तो आपका ये गुमान पैदा हो जाएगा कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे। और जो लोग हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं सुबह को और शाम को, वो उस गुमान, दुआओं के गुमान में ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है कि अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरी हिफाजत करेंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी हादसात मेरी ज़िंदगी में आएंगे तो अल्लाह मेरी हिफाजत के साथ साथ मुझे बचाएंगे भी। देखिए, ये गुमान जो है इसका असर तो होता है। अगर आप कहेंगे कि मैंने जो है बीमार हो गया हूँ, तो आप सोचते रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं है, तो अगर आपका ये गुमान स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, इस तोहम परस्ती में जो आप सोच और गुमान की बात कर रहे हैं, इसमें कोई क्लास नहीं है। मतलब अगर जैसे अब्दुल रऊफ साहब ने एग्जांपल दी कि ज़्यादा ये पीरी फकीरी और इसके अलावा मतलब जो आप जाली पीरों की मैं बात कर रही हूँ, आप देहातों में, गांव में जहाँ पर आप देखते हैं कि जहालत ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा जल्दी माइल हो जाते हैं इस चीज़ों की तरफ। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम शहरों की बात करें तो आपकी क्लासिफिकेशन अब उस तरह से नहीं रही। बड़ी क्लास के लोग भी इस चीज़ की तरफ, आपको क्या लगता है कि आपने कितनी बड़ी तादाद में लोगों को इस तरफ जाते हुए देखा है जो कि पढ़े लिखे भी हैं, उनको शऊर भी है, उनको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये ट्राई करते हैं? देखिए, 22 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है अमलियात से रिलेटेड और रूहानियत से रिलेटेड, हर क्लास जो है वो अल्लाह की तलाश में है। हर क्लास जो है वो चाहती है कि उसके काम अल्लाह ताला करें और बड़े शॉर्टकट तरीके से करें। अमलियात एक और निज़ाम है, हर बंदा जो है इस तरफ जो है रुझान रखता है। मेरे पास मिसाल के तौर पर अगर यही बात करते हैं, एग्जांपल कई ऐसे डॉक्टर हजरात लोग भी आते हैं जो हालांकि वो मेडिसिन से बड़ा इनका होता है तल्लक, और कोई मरीज़ बीमार हो जाता है, वो ठीक नहीं होता, तो वो खुद कहते हैं कि उनका जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको पानी के ऊपर सूरह यासीन, सूरह फातिहा पढ़ के देते हैं तो वो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, ला इलाज मरीज को भी डॉक्टर कहते हैं कि इसको किसी अल्लाह वाले के पास या किसी बुजुर्ग के पास लेके जाएं, उसे दुआ करवाएं। तो दुआ की तो अहमियत है, और कुरानी आयात की अल्लाह ताला ने शिफा रखी है।
और हमने इस कुरान को मोमनों के लिए शिफा बनाकर भेजा, वो चीज़ तो अपनी जगह पे है। अब ये नहीं कह सकते कि कौन सी क्लास इस बात को मानती है कि ये ठीक है, ये गलत है। अगर आप जादू की बात करते हैं वो एक और मामला है, वो तो एक नेगेटिविटी है, वो तो शयातीन का एक निज़ाम है। अगर आप अमलियात की बात करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं, अल्लाह से मदद की बात करते हैं, तो वो तो हर बंदे को तलाश है, हर बंदे को उस चीज़ की तलाश है कि उसके अंदर वो जो अल्लाह ताला ने वो एक निज़ाम दिया है अपने अल्लाह के साथ तल्लुक़ का, उसके लिए लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मुंसलिक लोगों का या मेरे से जुड़ने वाले लोगों का वो अक्सर पूछते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से कि अगर जादू फॉर एग्जांपल हो भी जाता है, वो काला हो या काला इल्म हो या एक्सपर्ट, बड़े आजकल आपको पता चीज़ें मौजूद हैं, पता चल जाता है कि आप पे ये जादू हुआ हुआ है और किसने कराया है, ये सारा एक प्रोसीजर है। अब अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हम इनके पास जाते हैं, वो ये नहीं बताते कि किसने कराया है, और फिर आगे से ये कहा जाता है कि जी हमें मना किया है। भाई किसने मना किया है? अच्छा ये भी अब ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि जो अल्लाह के तकवा और परहेजगार लोग हैं, जो परहेजगारी करते हैं, जो जिक्र करते हैं, जो ठीक है, वो अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि जाली पीरों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो ये किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाए, लोग क्या करें? देखिए सोहा, इसकी अलामात हैं। देखिए अगर आपके ऊपर जादू हो गया तो उसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं कि आपका जिस्म स्ट्रेस रहता है, आपके सर के ऊपर पेन रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, घर से निकलने को दिल नहीं करता, और ये कि जैसे बंदे को खौफ होता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, या अगर मैं किसी से मिलूंगी तो वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ये एक अलामात बढ़ती जाती है। अच्छा, मगर जब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, मतलब ये कि जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, जब उनके पास जाया जाए, वो कहते हैं ये नफ्सियाती अमराज, और वो उसको दवाइयों से ट्रीट करते हैं और मतलब उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही अलामात जो आप बता रहे हो ये उसकी भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम उसके ऊपर भी बिलीव रखते हैं कि उनकी अलामात हैं, मगर बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सूरह मुज़म्मल पड़ी जाती है तो उनके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है, और हमने देखी है, वो हमारे सामने है। कई डॉक्टर हजरात जो हैं वो लेके आते हैं, उनके ऊपर सूरह मुज़म्मल या सूरह जिन या सूरह फलक नास पढ़ते हैं और उनको आराम भी मिलता है। चल मेरे ख्याल में थैंक यू सर, बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी, हो सकती है। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज ब्रेक के बाद मोहम्मद हसन अस्करी बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ प्राइमरी आर्ट्स होते हैं हर तहजीब के, कुछ सेकेंडरी आर्ट्स होते हैं। मुसलमानों के प्राइमरी आर्ट्स में खत्ताती भी शामिल है, और उसकी वजह यह है कि कुरान पाक को या आयात को अच्छे तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से उनकी तस्वीर ऐसी नक्श कर देना लोगों के दिलों में कि वो उसको देख के अल्लाह को याद करें, उसके करीब होते चले जाएं। इसी तरह से जैसे किरत के बारे में है कि किरत भी एक प्राइमरी आर्ट्स में इस्लाम के मौजूद है। तो उमैर हमारे साथ मौजूद है जो उन प्राइमरी आर्ट्स में से एक खत्तात हैं, और वो खूबसूरत तरीके पे खत्ताती करते हैं। ये फ़न उन्होंने कब सीखा, कैसे सीखा, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने कोई उस्ताद से सीखा, खुद सीखा, कैसे ये इसकी तरफ मायल हुआ? पहले मैं खुद ही करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्कूल में जब मैं पहले स्केच वगैरह करता था, वो ड्राइंग्स वगैरह बनाता था, तो वो फिर मेरी एक टीचर थी, उनका नाम मिस जवेरिया, अगर वो देख रही हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तस्वीरें बनाने को एक साइड पे कर दें, आपकी जो सी है स्केच अच्छी है तो आप खत्तात को अपनाएं। तो मैंने उस टाइम उनको कहा कि मैं गुनाहगार बंदा और ये चीज़, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने उनकी बात को ज़हन में बिठाया, मैं घर गया तो मैंने कंप्यूटर से एक वीडियो उठाई, उसको बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। तो मैंने उस दिन से लेके अब तक मेरा इसके साथ ऐसा ताल्लुक़ हो गया है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। और फिर मैंने कि ना, मैं इतनी सपोर्ट नहीं थी किसी की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। तो करने के बाद फिर जब मेरी मैट्रिक क्लियर हुई, मैट्रिक के बाद फिर वालिदैन ने थोड़ा सा देखा, फिर उन्होंने मेरा एक दाखिला करवाया कॉलेज में,
तो वहाँ से मैंने फिर इसकी बेसिक्स सीखी हैं। अच्छा, उमैर ने यकीनन उनकी बातों से लग रहा है कि बहुत छोटी उम्र से उन्होंने ये सब कुछ शुरू हाँ, किया। बिल्कुल, अभी स्कूल खुद भी लाइफ छोटे में से हैं, अभी भी। हाँ, अभी भी छोटे मैं हैं। स्कूल में ही बैठ के करता रहता था बाज़-औक़ात। अच्छा, तो उस टीचर ने मिस जवेरिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने आपको एक अच्छी तरफ लगाया, जी। एक डायरेक्शन बहुत अच्छी आपको जी। थी, लेकिन ये एक टेक्निकल काम भी है, आपको ज़ेर ज़बर का बड़ा ख्याल हाँ रखना जी। पड़ता है। आप अल्लाह के नामों को लिख रहे हैं, आप ऐसे खताती ही। कर रहे हैं, तो आप कुछ आयात, कुछ अहादीस और कुछ आप इस तरह से कुरान पाक से कुछ भी लेकर आप उसको लिख रहे हैं। तो क्या फील करते हैं? जस्ट वांट टू नो कि फील क्या है आपकी जब आप एक चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं या उसको कर रहे होते हैं? इसके अंदर हम पूरी तरह इसकी तरह डूब जाते हैं, जैसे कि एक चीज़ में हम कर रहे हैं, तो जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक सुकून नहीं होता कि इसको पूरा करके फिर सुकून आना है। अच्छा, तो अब जैसे कि मैंने ये शुरू किया था, ये लिखा हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं जरा थोड़ा सा ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा बहुत जा रहा है। खूबसूरत। जरा इसे क्लोज करें, कैमरा थोड़ा सा वहाँ दिखाएं। यस, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी आप देखिए ना, आप इसको जब बनाते हैं तो ये फील करते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह, करना जी। चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये बड़ी अच्छी एक तो- थॉट होती है ना, इसकी हाँ थॉट जी। प्रोसेस होती है। अच्छा, ये नीचे क्या है? ये लिखे हुए हैं अल्लाह के नेम से, अगर कैमरे में से नजर अलिफ। आए, अलिफ के बैक पे अल्लाह के नेम से लिखे हुए देखिए, ब्लैक से ही उन्होंने कहा, Black मतलब इसको सेल्फ background कह दी- सकते हैं ना। बैकग्राउंड दी है, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज करेंगे तो मेरे ख्याल से कैमरे में देखिए 99 बिल्कुल नजर आ names रहा हाँ है। जी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। हाँ, मतलब अलिफ से उन्होंने शुरू किया है और सर ब्लैक के ऊपर नहीं। ब्लैक से ही लिखा हुआ है। पहले बैकग्राउंड बनाई है, फिर उसके ऊपर अलिफ लिखा है, हाँ। अच्छा, क्योंकि वो हमने 3D बैकग्राउंड देनी होती है ना, कि इसकी जो सी बैकग्राउंड का पता लग रहा हो। इस तरह हम अलिफ पहले लिख देंगे तो बैकग्राउंड हमारी समझ नहीं आएगी कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे लिखना है। ठीक है। अच्छा, वो तरतीब से पहले अल्लाह के नेम से लिख के उसके ऊपर हमने बड़ा अलिफ लिख बारीकी का दिया। काम है, बड़ा ठीक खूबसूरत है। लग अच्छा रहा है। उमैर, ये बताओ, जी। ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें मैं देख रहा जी। हूँ वो एक रस्मुल खत या एक खताती के एक स्कूल की हैं, जी, तो इसमें तो और बहुत से स्कूल जी। हैं, तो क्या अभी उस तरफ सीखने की तरफ जा रहे हो या आइंदा चल के मुस्तकबिल में वो भी करोगे? इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। अभी अगर कौन से में आप नक्श में करते हो? मॉडर्न कैलीग्राफी इसको कहते हैं। ठीक है, इस जैसे मैं खतात में कह रहा हूँ, इसको मॉडर्न कहते हैं, फ्री हैंड कैलीग्राफी कहते हैं इसे। ठीक है। उसके अंदर नस्लियात आती है, दूसरी आती है, 3-4 और हैं वो। ठीक है। बाकी तो इंसान जब सीख रहा होता है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा उससे ही उनको क्या नाम है मिल जाती हैं चीज़ें। ट्यूटोरियल्स बहुत हाँ है जी। आजकल, वहाँ से सीखते हैं। अच्छा, मेरे ये बताएं, फ्यूचर क्या लगता है आपको? स्कोप कितना है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो खताती का मुस्तकबिल क्या है, और अगर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अगर आप इसमें मज़ीद सीखते हैं, मज़ीद काम करते हैं, और अगर कमाने के एतबार से बात की जाए? अगर हम इसको पाकिस्तान में स्कोप देखें तो इसका पाकिस्तान में स्कोप बहुत कम है, अच्छा, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं होती किसी को, सपोर्ट नहीं देता कोई। अगर हम सपोज कहते हैं कि कमाने के दौर में आ जाएं, हम यहाँ से इंग्लैंड चले जाएं या किसी और मुल्क में, इस चीज़ की रेट में लगाऊं तो बहुत ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर मैं लगाऊं तो कोई भी इसका ये चीज़ देगा कि 3000, 2000, 2500, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी मेहनत हुई, वो कहेगा मैं अगली दुकान से ले लूँगा। ये एक आर्ट है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे ले लूँगा, वो कहेगा देनी है दे, नहीं तो मैं अगली दुकान से ले लूँगा। ठीक है। यहाँ पर भाई ये इस चीज़ को देखते हैं, बाकी वो स्पोर्ट ये वो नहीं देखते। एक आपको बनाने के लिए, जैसे ये अल्लाह ताला का हाँ जी, नाम है, हाँ तो जी। कितना टाइम लग गया है तकरीबन इसको बनाने में? तकरीबन हमारे पास प्रॉपर एक टाइम हो कि कोई चीज़ काम नहीं करना, तो तकरीबन ये 3 घंटे में आराम से बन जाता है, अगर चीज़ें अच्छा। पूरी हों आपके पास। ठीक है। लेकिन 3 घंटे बहुत कम टाइम है सर, मतलब अगर हाँ, आप इतना हाँ जी। देखिए इसमें। अच्छा, एक बिल्कुल पीछे पेंटिंग के जो खताती पड़ी हुई है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा क्लोज करें, और उसको क्लोज करेंगे तो मैं ज़रा वो उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। कैम ज़रा वो जो पीछे पड़ी हुई है उसको क्लोज करें, उसके बारे में कुछ अल्लाह बताएं। अहद, ये जी, पूरी पूरी सूरत इखलास लिखी हाँ, हुई है। इसके क्लास बारे में जो है बताएं वो कि- उसको पूरा आपने ये लिखा। मैंने उस टाइम बनाई थी जिस टाइम मैं अपने कॉलेज में सीख रहा था। अच्छा, सीखने के दौरान उस्ताद जी ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे होना है, तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे, बस ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे घर आके मैंने प्रैक्टिस की, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे से बनेगा कि नहीं, मैंने बस ये ज़हन में रखा कि इसको बना के छोड़ना है। अच्छा मेरे ज़हन में जो भी चीज़ होती है मैं ये देखता हूँ, इसको शुरू करना है और एंड करना है। अच्छा, बड़ा स्पिरिचुअल एक फील है ना ये, हाँ मतलब जी। रूहानियत आप महसूस करते हैं और ऐसे ही। गहराई महसूस करते हैं। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, यकीनन बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है ये। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस मेहनत से इन्होंने बनाया है, और फिर हम देखते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, और आजकल के दौर में उमेर आपने देखा होगा कि एक तो लिखना जो है वो बड़ा कम हो गया है। जब से मोबाइल आया, लैपटॉप आया, इन चीज़ों के वजह से लिखाई का जो सिलसिला है वो कम होता चला जा रहा है।
लेकिन आप जैसे आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह और आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। उमेर, आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है जिस तरह आपने स्टार्ट लिया, शुरुआत की, तो मुश्किलात तो होती हैं जब आप स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट के तौर पर हमें याद है हमारे पास तो कभी कभी चाय पराठे के लिए पैसे नहीं होते थे, इस किस्म का दौर भी होता है। अब आप जिस तरह सुहा ने आपसे पूछा, अब आप आ गए बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप आ गए, तो क्या लगता है कितनी चीज़ें जो हैं वो जो मुश्किलात थी उससे कितना अब आप निकल चुके हैं और आगे आपको लगता है कि हाँ, जिस तरह हम लगता है कि पाकिस्तान में उस तरह इसकी वैल्यू नहीं है, उस तरह अमाउंट नहीं मिलती है, बाहर दुनिया में इस चीज़ की डिमांड बड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या बाहर कभी कुछ सोचा है कि चीज़ें हल्का फुल्का मैं एक्सपोर्ट करूँ या अमेजोन के जरिए जाके इन चीज़ों को सेल आउट करूँ? उसके लिए भी हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास इनकम होगी तो हम उसके अंदर अपना लगा के फिर हम अपनी आईडी वगैरह बना के अपना काम चला सकते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने इसके ऊपर कैसे खर्चा करते हैं। अब मैं इसको जब करता हूँ ना, पहले अब ये मैंने एक बनाई है, इसके लिए मैं पैसे जोड़े, बाकी कुछ घर वालों ने हेल्प की करके फिर इसको बनाया। फिर ऐसे मैंने काफ़ी देर, मुश्किलात जो होती हैं वो तो काम के अंदर आती हैं, आगे भी मज़ीद आएंगी और आती रहेंगी, और हमें इसको फेस करना होगा। जब हम इसको फेस करेंगे तो हम कामयाब होंगे, नहीं तो हम इसके साथ बैठे रहेंगे। तो मेरी ये जो रंगों की चॉइस है, मतलब आयात के हवाले से या अल्लाह का नाम है, इसको आपने अलिफ सुनहरे हरूफ में लिखा और बैकग्राउंड में ग्रेइश ब्लैक बैकग्राउंड रखे, उसके ऊपर काले मतलब उसमें किया, तो ये क्या खुद से आ जाता है, सोचते हो या मतलब किस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है? सर इसका ये कि आप एक ये चीज़ देख रहे हैं ना, और एक ये चीज़ आपने जब ये दो डिज़ाइन देखे हैं तो इसके अंदर आपने मिक्सअप कर के कोई एक चीज़ बना लेनी है। अब आपकी बैकग्राउंड ज़रा ये जी ठीक है, अब ये चीज़ है, ठीक है। अब इसकी हम बैकग्राउंड में हम अल्हम्दुलिल्लाह को लाइट बैकग्राउंड टच दे के अलिफ के बैकग्राउंड पे हम दे सकते हैं। 3D दे सकते हैं इसको टच के पीछे से एक चीज़ निकल रही है, जैसे ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे, ये पीछे भी बनाई हुई है, पीछे भी बनाई हुई ये चीज़ें। हाँ, ये क्या है? ये हरूफ तहज्जी है, हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी ये क्या है? ये ऐसे कैमरे की तरफ दिखाना ये होती है जैसे कि ज़बर ज़ेर के ऊपर पेश वगैरह आती है, मद वगैरह आती हैं, ये वो बनी हुई है, जैसे ये ज़ेर ज़बर मद पेश, वो चीज़ें बनी। अच्छा मुझे ये बताइए, फॉलो किसे करते हैं? मतलब आपने कहा मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, मैं ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, लेकिन आइडियल करते हैं ना, किसी को इस फील्ड, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कोई ना कोई आइडियल होता है आपका। आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मेरी मिस है। अच्छा, मैं उनको ही कहूँगा जिन्होंने मुझे ये कहा। बाकी उनसे स्पोर्ट की बात है वो तो घर वालों से थोड़ी मिली है, बाकी किसी ने भी इतनी नहीं की स्पोर्ट। अच्छा, क्या कहा सबने, क्या क्या कहते होते थे? घर वाले तो सब कहते थे इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, बाकी मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आपका इसके अंदर जुनून इतना है कि आपको इसको आगे लेके जाना है। उन्होंने ही मुझे इसके अंदर फिर कोर्स वगैरह करवाया, मेरी बेसिक्स की करवाई, जैसे भी करके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना आता है कि मैं उनको करके दिखा सकता हूँ कुछ। ठीक है। अच्छा, एग्जीबिशन सर बहुत ज़्यादा होते हैं हाँ। लाहौर में, अगर हम अलहमरा की बात करें या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एग्जीबिशन, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? आजकल वहाँ पे भी ना यही हो रहा है कि जिसका ताउन ज़्यादा है उसकी बात सुनी जाती है और जिसका ताउन कम है उसकी बात कम सुनी जाती है। अब मुझे पता लगा था एग्जीबिशन हो रही है अलहमरा वगैरह में, तो मैंने कॉन्टैक्ट वगैरह किया उनसे। एक ने कहा कि टाइम गुजर गया, एक ने कह दिया कि आप क्या नाम है दूसरे से बात करें, और दूसरे से जो उनसे बात करनी थी उनसे मैंने पहले बात कर ली थी। ठीक है कि हमारा टाइम गुजर गया है। अच्छा, सरकारी सतह के ऊपर वो पजीराई नहीं है जो होनी चाहिए आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट की। हाँ जी, मतलब ये बाकी जो आपके साथी मिलते होंगे आपके इस फन से मुतालिक, वो भी यही शिकवा करते हैं कि हुकूमती सतह पे पजीराई नहीं होती। ऐसे ही है, मेरे साथ काफ़ी अटैच हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बना हुआ है, मेरे पास काफ़ी अटैच लोग हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपके फॉलोअर्स काफ़ी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं? वहाँ से खरीदारी होती है? खरीदारी को तो बहुत कम है वो। अच्छा। जब तक आपको पहचान, एक तो पहचान मेरी एज छोटी है इस वजह से कोई इतना नहीं पूछता, यकीन नहीं करता कि भी ये मैड ने बनाया है ना, उनको लगता है कि बस मैड ने एग्जिबिट किया हुआ है, लेकिन बनाया नहीं है। अच्छा, मेरी 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स, तो 18 साल के सर। अभी तो यकीनन मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। अल्लाह का अता किया हुआ ये एक फन है जिसको आप अल्लाह के नामों पे ही दिखा रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। और सर हमारे इस प्लेटफॉर्म का और हमारे इस फोरम का खास मकसद ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो ये गिला करते हैं हुकूमत से या XYZ डिपार्टमेंट से
कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि हम ये आपका फंड जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं सर। खासतौर पर जिन डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये एक अपील भी है कि अगर इतने फन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके फन को एग्जीबिशन में लगा कर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अच्छी इमेज को पोर्ट्रे किया जा सकता है, सो व्हाई नॉट, हम इस तरह का इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर, अच्छी डिस्कशन रही सब। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सोचते हैं कि अब्दुल रऊफ साहब शुरू करेंगे, हमें बहरहाल शुरू करते हैं और बात करते हैं बढ़ती हुई पोल्यूशन की। कि आप लाहौर शहर में अगर बात करें तो जब पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे ये पोस्ट आ रही थी कि दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में लाहौर को डिक्लेयर किया गया है कि आलूदा तरीन शहर है। बहुत सारी बीमारियां आ रही है, लेकिन हम आज खास तौर पर बात करेंगे खन्नाक की। सर, ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह मुतासिर होता देख रहे हैं। सांस की नाली में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, सोजन समेत। और इसके अलावा अगर हम देखें अमवात की तादाद तो भी सर 30 से ज़्यादा हो गई है सिर्फ इस एक बीमारी की वजह से। और ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं जो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अयूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बात सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, ये बीमारी क्या है और किस नौयत की बीमारी है, पहले इसके हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, ये बीमारी है, बच्चों में ये बीमारी होती है और इसमें बच्चों में सांस की नाली के अंदर सोज पड़ जाती है। ठीक है। और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ पैदा हो जाती है। ठीक है। बात वहीं आती है कि हर बीमारी का के परहेज इलाज से बेहतर होता है। ठीक है। या आप बीमारी होने से पहले उसके लिए मुख्तलिफ जो इक़दामात करते हैं वो हमें इक़दामात करने चाहिए। तो जो खन्नाक की बात कर रही हैं कि इसकी वैक्सीन जो है हमारे यहाँ, जो EPI शेड्यूल जिसे हम कहते हैं, ये उस वैक्सीन उसका हिस्सा है। ठीक है। तो उसमें बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है और जिन बच्चों को वैक्सीन लग जाती है वो बच्चे खासी हद तक महफूज रहते हैं उससे। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती है, ये उन बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। लेकिन बात वही है कि बीमारी होने के बाद इसका इलाज जो है वो मुश्किल इलाज होता है। इसमें जो है वो बच्चों को फिर आप ऑक्सीजन देते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अद्वियात देते हैं, लेकिन इलाज इसका निस्बतन मुश्किल है। डॉक्टर साहब ये बताइए, मौसम जैसे पोल्यूशन की इन्होंने इस वक्त बात की है। जी। एक तो कोविड के असरात अभी तक चल रहे हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा। उसमें सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हो रही हैं। ऊपर से ये स्मॉग इतना ज़्यादा हो गया है और इसकी भी अलामात मतलब हैं, इसके असरात भी पड़ रहे हैं। इस सारे के बारे में ज़रा बताइएगा। इसमें कोई एहतियाती तदाबीर अब भी चाहिए या मतलब अब हम कोविड से तो कम अज़ कम निकल गए हैं ऐसा महसूस होता है, या अभी तक असरात? जी, असल में प्रॉब्लम ये पूरे इंटरनेशनल पूरी दुनिया में आ रही है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे है। जब ये स्मोक पड़ती है तो इसमें होता ही है कि आपके फ़िज़ा के अंदर एक तरह के बादल बन जाते हैं, एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से आपकी पोल्यूशन ऊपर आसमान तक नहीं पहुंच पड़ती है, नीचे रह जाती है। अच्छा, जहाँ वो पोल्यूशन नीचे रह जाती है वहाँ उसका नुकसान ही होता है कि इस तह की वजह से, लेयर बनने की वजह से जो सूरज की शुआएं हैं जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं वो ज़मीन पे नहीं आ पाती। जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पे नहीं आती हैं उसकी वजह से हमारे बहुत से जरासीम जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज से मर जाते हैं, वो जरासीम नहीं मर पाते। ठीक है। तो ये पाकिस्तान में भी बल्कि यूरोप में भी उन्होंने इस बात की वार्निंग दी है। वहाँ पर भी बच्चों में इस तरह की मुख्तलिफ जो कि बीमारियाँ हैं जिससे बच्चों की सांस की नालियों में तकलीफ़ हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी भी उन्होंने वार्निंग दी है कि वो भी बढ़ रही हैं। और उसके साथ हमने देखा कि अभी चाइना में भी दोबारा से कोविड का सर्ज आ गया, कोविड बढ़ना शुरू हो गया है और अपने प्रैक्टिस में और हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं हमारे पास केसेस आना शुरू हो गए कोविड के। आपके वो मरीज आ रहे हैं कोविड? जी बिल्कुल आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं और मरीज सीरियस भी हो रहे हैं और चंद एक लोगों की डेथ भी हो रही है। अच्छा सर, देखिए हम रिलेट करते हैं, जो लोग हम स्क्रीन के सिर्फ अभी देख रहे हैं वो किस तरह से इसको घर बैठ के डायग्नोज करें। एक छोटा बच्चा है ना, उसको वायरल भी हो जाता है और उसका जुकाम की वजह से या खांसी की वजह से वैसे भी सांस लेने में दुश्वारी होती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं। तो कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, कोई स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स हो जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये बीमारी और अब इसके इलाज मौलजी की तरफ जाना है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है, मिक्स हो जाता है, बड़ा मुश्किल है इसको करना। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे इसकी फैसिलिटीज़ ही नहीं है इतनी कि आप जिसको कहें कि उसको हम जो है ना वो इसको अलग करें या इसको जो है वो अपना डिफरेंशिएट करें। वेरी डिफ़िकल्ट। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं
और ये इस पे डिपेंड करता है कि मरीज़ बच्चा आपके पास कितनी लेट आपके पास प्रेजेंट करता है, कितनी जल्दी प्रेजेंट करता है। अगर तो लेट प्रेजेंट करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका जो है ना वो इसको पिक करना और इसको अलग डिफरेंशिएट करना। वो फिर डॉक्टर उनको जो है ना एक जनरलाइज वो जिसे कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दे तो मिला के उसको ट्रीट कर लेते हैं। ये भी पिछले हफ्ते हम देख रहे थे सिंध और कराची में खास तौर पे इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े और वो यहाँ तक आया कि अब बात होने लगी 10-10, 12-12 लोग रोज के। अब यहाँ पे ये देखा जाए ये भी साथ मिक्स हुआ हुआ है कि फ्लू के भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें वही होगा कि प्रॉपर अच्छा डॉक्टर ही देखेगा तो बता पाएगा कि देखिए उसमें जो है वो चूँकि ये बीमारियां जो होती हैं जिस तरह फ्लू की आपने बात की कि ये बीमारी भी कंटेजियस है, यानी कि ये बीमारी एक दूसरे को लगती है, खासतौर पर इसका ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है, यानी कि जब कफ करता है तो इसका स्प्रेड होता है। तो वो बीमारियां जो कि कफ करने से स्प्रेड करती हैं फिर बात नहीं आ जाती है पोल्यूशन स्मोक के ऊपर आ जाती है, तो जो मरीज़ खांसी करता है तो वो फ़िज़ा में उसके पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और जो भी इनहेल करता है उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फ्लू से अमवात का ख़तरा होता है, जिन लोग बहुत ज़्यादा शुगर है, ये शुगर की वजह से जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, ये शुगर की वजह से उनके अंदर मुख्तलिफ कमज़ोरी पैदा हो गई है, उनका क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर हो गया है, या कुछ लोग ऐसे जो कि क़ुव्वत मदाफ़त को कम करने के अद्वियात लेते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि इस मौसम के शुरू होने से पहले फ्लू की वैक्सीन करा लें। ठीक है, हरमीत हमारे साथी है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो बीमारी है खनाक की बच्चों में खासकर लाहौर में जो अब शुरू है, क्योंकि स्मोक हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, स्मोक जो उसके बाद फिर मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमें देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहूँ सर, आपने कुछ जिक्र किया कि कुछ इंजेक्शन या कुछ ऐसे टीके लगते हैं जिससे ये इस बीमारी का बचाव मुमकिन है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कितने सालों तक वो टीके जो है वो लगने चाहिए, या उसका ये मरहला किस किस्म का होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए ये हमारा जो है डीपीटी वैक्सीन जिसे हम कहते हैं बच्चों में लगती है, वो डीपीटी के अंदर जो है ना वो ये इसके जो है ना खन्नाक का जो है जिसे आप कहते हैं ये शामिल होता है, और ये एक दफ़ा जब बचपन में लग जाए तो इसका जो है ना बहुत कम इम्कान होता है इसका खुनाक होने का। तो ये ईपी शेड्यूल का हिस्सा होता है कि आप बच्चा पैदा होता है तो उसके फिर 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स पे ये इसको इंजेक्शन लगते हैं। ये डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, पर्सिट्स और ये टेटनस, ठीक है, 3 बीमारियां होती हैं। 3 बीमारियां होती हैं जिसके मतलब तशन्नुज कहते हैं, खन्नाक कहते हैं और काली खांसी जिसे आप आम ज़बान में आप कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैक्सीन अगर लग जाए तो इसका कोई इतना खुदा ना खास्ता जो है ना इम्कान नहीं होता, और पाकिस्तान में इसकी शरह जो है ना कम है, उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि पैदाइश पे जो है ना वो ईपीआई प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक आपने फ्लू की वैक्सीन की बात की है, ये हर साल लगवाना ज़रूरी है? जी, फ्लू की वैक्सीन हर साल लगवाना ज़रूरी है। इसका वायरस का जो है ना वो हर साल जो है ना वो अपनी उसकी शेप तब्दील होती है, ठीक है, उसके नए उसके वेरिएंट आते हैं, तो WHO इसको मॉनिटर करता है कि दुनिया में अगर कहीं पर फ्लू की वबा फैली है और वो इतनी ख़तरनाक हो कि जिसकी वजह से कोई डेथ हुई है, तो उन ही फ्लू की जो वायरस है उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई जाती है। वैसे तो इसकी फ्लू के वायरस की कोई 15 से 20 इकसाम है, लेकिन वो मखसूस इकसाम के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो लोग जिनको आज से जब कोविड नहीं था तो फ्लू बड़ा ख़तरा समझा जाता था, ठीक है, तो फ्लू की वैक्सीन अमेरिका में लगती थी। आप जानते होंगे इस तरह स्वाइन फ्लू एक दफ़ा अमेरिका में फैला था, बर्ड फ्लू फैला था, तो पहले वो ख़तरा हुआ करता था, तो वो उसकी फ्लू की वैक्सीन हर साल मखसूस लोगों को, जिस तरह मैंने जिक्र किया, जिनको शुगर होती है, गुर्दे फेल होते हैं या कमज़ोर होते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, या जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, जिनको COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या जिस तरह और दीगर अगर सांस की बीमारी है, उनको चाहिए कि अक्टूबर के मौसम में ही ये वैक्सीन हर साल आ जाती है। अक्टूबर में लगवा लें, अक्टूबर में लेट हो गया फिर इसका मतलब अब भी लगवा लें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही है कि आपको फिर भी इसका फ़ायदा होगा, वरना अदरवाइज अगर आपको ये हो जाए तो इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, इसकी अद्वियात मुश्किल होती हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा खतरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि कोविड की तरफ ज़रा आ जाए, जिन लोगों ने 2 इंजेक्शन लगवाए, फिर उसके बाद बूस्टर की तरफ भी आ गए, एक बूस्टर जिन लोगों ने लगवाया, क्या एक और बूस्टर लगवाने की ज़रूरत है अब ऐसे हालात में? देखिए, इसमें यह है कि जिन लोगों ने सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई तो उनकी वैक्सीन इतनी, उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त इतनी इफ़ेक्टिव नहीं इस पर इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं, और यही वजह है कि हम दुनिया में जितना कोविड चाइना में देख रहे हैं दूसरे मुल्कों में नहीं है इतना। ठीक है,
जो अमेरिका की वैक्सीन है, फाइज़र वैक्सीन जो आई थी उनकी, वो ज़्यादा बेहतर और मौसर वैक्सीन थी। तो जिन लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन के साथ एक अगर फाइज़र की वैक्सीन लगवा ली है, जिसे हम बूस्टर कहते हैं, तो वो फ़िलहाल काफ़ी है। फिलहाल उसको मजीद कोई वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बूस्टर फाइज़र का, या जो लोग कमज़ोर हैं उनको चाहिए वो 2 कम से कम बूस्टर लगवा लें फाइज़र के, ठीक है, जो रिकमेंडेड है। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और हम अपनी प्रैक्टिस में भी ये देख रहे हैं कि ऐसे मरीज़ जिन्होंने फाइज़र की वैक्सीन लगवाई भी है, अगर खुदा न खास्ता उनको कोविड हो भी जाए तो बहुत अच्छा वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करता है और बहुत जल्दी वो सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाते हैं और उनमें खुदा न खास्ता किसी किस्म के फेफड़ों का नुकसान भी नहीं होता। तो फिलहाल जो है वो अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं है कोई और बूस्टर लगवाई जाए, वही बूस्टर काफ़ी है लगवाने के लिए। जिन लोगों की खांसी ज़रा प्रोलॉन्ग कर रही है, इन दिनों में कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक का कोर्स भी कर लिया, उसके बावजूद ड्राई सी कफ प्रोलॉन्ग करती चली जा रही है, उसके लिए कोई ख़ास तरीक़ेकार? बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ भाप लेना काफ़ी है, वो ठीक है, या उनको और किसी दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखें, यहाँ पर भी फील कर रहे हैं अपना, मुझे भी हल्का सा गले में तकलीफ हो रही है, शायद आप सब लोगों को हो रही होगी। ये इसमें मसला है स्मोक का। आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है ना वो इंतहा को छू रहा है, ठीक है। तो अब वो स्मोक की वजह से जो है ना हमारी सांस की नालियाँ अंदर से जल जाती हैं। अब वो जब तक स्मोक बेहतर नहीं होगी, हम वो जितना कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, हम अपनी खांसी को बेहतर करना बहुत मुश्किल है। उसमें सिर्फ ये इकदाम कुछ आप कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे आते हैं जिन्हें स्नेक प्लांट कहते हैं, जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने कमरे में रख सकते हैं। कमरे की खिड़कियां खास तौर पे शाम के वक्त बंद कर लीजिए, या घर की खिड़कियां शाम के वक्त बंद कर लीजिए, क्योंकि स्मोक जो है ये शाम के वक्त जो है बढ़ जाती है। दिन में सूरज की रोशनी होती है, तो इस रोशनी की वजह से आपकी बहुत सी गैसेस जो है ना वो जो ख़तरनाक होती हैं वो जो है ना वो जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो स्मोक दिन में भी आप देखें, अब सूरज निकला हुआ, इस टाइम इतनी खतरनाक स्मोक नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ये स्मोक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो शाम के वक्त अपने घर की खिड़कियां बंद कर लें और इंडोर प्लांट्स रखें अपने कमरे के अंदर। इंडोर कोई प्लांट को आप बता सकते हैं? मैंने कहा ना उसके ना स्नेक प्लांट होते हैं, स्नेक प्लांट उन्हें कहते हैं, उन्हें वो कहते हैं ऑक्सीजन बर्स्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेम नहीं होती है, उनकी जो है ना वो तना नहीं होता, उनका सिर्फ पत्ते होते हैं लंबे लंबे, तो वो ऑक्सीजन बर्स्ट करते हैं, तो वो आपकी घर की ऑक्सीजन या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे। और घर के अपने कमरों को जो भी है अपना उसको बिल्कुल खिड़कियां बंद रखें, दिन में खिड़कियां खोल लें आप। तो ये भाई तरीका है। बाकी जो स्टीम की जहाँ तक बात की, स्टीम देने से खांसी बढ़ती है, कम नहीं होती है, गलत ख्याल है। अच्छा। स्टीम सिर्फ इस सूरत में फ़ायदेमंद होती है अगर आपकी नाक बंद है और ज़ुकाम हुआ हुआ है, तो उसमें स्टीम फ़ायदा देती है, बाकी स्टीम लेने से खांसी ज़्यादा आती है। ये जो अक्सर रिक्शों के पीछे और वो लिखा हुआ होता है कि जनाब डॉक्टर के पास ना जाएं, फ़लाँ जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लें, या फ़लाँ मतलब ये कर लें, या मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ लोग चले जाते हैं, इसका भी कोई फ़ायदा या उल्टा नुकसान है? देसी टोटके जो घर पे आप कर सकते हैं। देखिए देसी टोटके भी किसी साइंटिफिक उसमें जो है ना अप्रोच होनी चाहिए उसमें। जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि स्टीम लेने से खांसी बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो कोई साइंटिफिक अप्रोच से भी आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप ये कह सकते हैं कि अद्वियात के बगैर इलाज वो भी करना चाहिए, लेकिन वो भी किसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल और जूसेस का इस्तेमाल ना करें। बजाय इसके किसी खाने पीने की तरफ जाए ना, लोग हमेशा यही बात करते हैं कि कोई खाने पीने की चीज़ बताएं जिससे हम बेहतर हो जाएं, तो मैं उन्हें अर्ज़ करता हूं कि आप बजाय खाने पीने के कुछ चीज़ों का परहेज़ कर लें। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस जो है ना, इसकी वजह से अमूमन गला ख़राब हो जाता है और चेस्ट कंजेशन हो जाती है। अदरक की चाय का बहुत ज़रा आजकल जिक्र होता है, अदरक का कहवा, और वो मुख्तलिफ, मैं जैसे बता रहा था आपको कि वो लिखा हुआ है रिक्शों के पीछे, और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बना भी लिए हैं कि जी वो हमारे इसके अंदर पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटी और अदरक मौजूद है, इसको डुबो के पिए, इसका भी कोई फ़ायदा है? देखिए इसके कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वैसे अदरक खाने का फ़ायदा तो है, लेकिन आप जब इतना पानी गर्म करेंगे, पानी में डालेंगे, तो उसके बाद में उसके कंटेंट्स कितने रहते हैं कितने नहीं रहते, ये तो एक साइंटिफिक जो है कोई केमिस्ट्री वाला वही बता सकता है, लेकिन कोई इतना बहुत इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो ग्रीन टी या पेशावरी कहवा जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के अगर पी लिया जाए तो किसी हद तक उससे सांस की नाली या किसी हद तक वो थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर हो जाती है हमारी। लेकिन यह है कि आप इसको समझे कि इससे आपके ये सारे असरात और ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, उससे मामूली सा फ़र्क पड़ता है सर। ये पल्मोनरी एडिमा, जी, उससे कुछ हम बात हुई है अभी पिछले दिनों में, लोग डरे में, ये क्या है?
पल्मोनरी एडीमा एक है बीमारी जिसके अंदर फेफड़ों के अंदर जो है ना वो पानी बन जाता है, पानी जमा हो जाता है। ये आम तौर पे जिन लोगों का हार्ट फेलियर होता है, हार्ट काम नहीं करता होता, या जिन लोगों का गुर्दे काम नहीं करते, जैसे हमारे गुर्दों का काम है कि पेशाब को बना के बाहर निकालना। अगर आपके गुर्दे काम नहीं करेंगे, पेशाब नहीं बनेगा, तो जो पानी आप पिएंगे वो आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा। जब बॉडी में जमा होगा तो वो फेफड़ों में जमा हो जाता है, और फेफड़ों में जमा हो जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें मरीज़ की डेथ हो जाती है। तो इसमें पल्मोनरी एडीमा में ये है कि जो मरीज़ की वजह है पल्मोनरी एडीमा होने की या फेफड़ों में पानी पड़ने की, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो वो मसला हल नहीं होगा। जी हरमीत, क्विक क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात जिस तरह हम देख रहे हैं, एक तरफ ये जो लाहौर की सिचुएशन है, इसी तरह फिर हम देख रहे हैं कि जब सर्दी आती है, खासकर देहात की तरफ हम देखते हैं, वहाँ पे आग जलाने का जो सिलसिला है वो भी बड़ा ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि धुआं भी उससे निकलता है, फिर जिस तरह गोबर को खुश करके उस पर भी खाने वगैरह बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को सर आप कैसे देखते हैं? किन किन बीमारियों को हम देखते हैं कि खांसी वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे भी होती है? देखिए, यहाँ पर इसे कहते हैं बायोफ्यूल मास। बायोफ्यूल मास का इस्तेमाल या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल अपना आग जलाने के लिए, जिसकी वजह से धुआं पैदा होता है, इसका इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है। और एक दौर था हम कहते थे जी देहात में बड़ी खुली फ़िज़ा है, बड़ी साफ़ फ़िज़ा होगी, वहाँ पर सांस लेने का अपनी बात है, क्लीन एयर। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक दफ़ा KPK का जो है सवात के किसी एक गाँव में जाना हुआ मेरा, और वहाँ पे कुछ मरीज़ों को हमने देखा, तो उसमें हुआ ये कि उनकी जब चेक किया तो उन सब की ऑक्सीजन ब्लड में कम थी, क्योंकि वो ख़वातीन क्या करती थी, वो लकड़ियाँ जलाती थी और वो किचन के अंदर सर्दियों के अंदर, और वो उसमें धुआं पैदा होता था, उसका प्रॉपर इंतजाम भी नहीं था, उससे उन सब के फेफड़े। अल्टीमेटली आपको खुद एहतियात करनी चाहिए। अब शहर हाथ में। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और ये अल्टीमेटली आप ही की जान है, जान तो जहान है। अपना ख्याल करें, परहेज इलाज से बेहतर है, हम तो आपसे यही कहेंगे। अब हमने लेनी है आपसे छुट्टी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने राइट लेफ्ट लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।